Hey, so hello everyone. This is the Akash Kandu, and I hope every one of you is doing really very good. Let's continue with our amendment series जहाँ मैंने अब तक ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं. उस 3 पार्ट में हमने इंडेक्स 1, 2, 7, 8, 10, 12, 16 एंड 19 कवर कर लिया है. आउट ऑफ दीज इंडेक्सेस इंडेक्स 12 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जितना अब तक मैंने कवर किया उसमें इंडेक्स 12 उसने एक सेपरेट पार्ट ही पूरा कवर किया. पार्ट 2 इज ओनली ऑन इंडेक्स 12. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आउट ऑफ दीज विच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. तो उसको प्लीज अच्छे से करके जाना. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ इंडेक्स 20. इंडेक्स 20 से हम शुरुआत करेंगे और जितने भी बाकी इंडेक्स को कवर करने का कोशिश यहाँ करेंगे. राइट. इसके अलावा अगर जो ऐसे कोई है जो डायरेक्टली पार्ट 4 पहले देख रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखना, आपको अगर ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो वो टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल है. यू कैन डाउनलोड दी एडिशनल कंटेंट वाले नोट्स. उसमें कंसेप्ट्स के भी नोट्स है और इलस्ट्रेशंस के भी नोट्स है. तो आप वो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से डाउनलोड उसको कर सकते हो. राइट. चलो ठीक है. और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लेना, बिकॉज अगर ऐसे कुछ भी एडिशंस वगैरह होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं या कुछ भी नोटिफिकेशन आता है फ्रॉम आईसीआई तो वो उसके ऊपर अपडेट हो जाता है. तो प्लीज अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लेना. चलो ठीक है. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन इंडेक्स 20 के साथ. सो अगर आप इंडेक्स 20 का बात करेंगे तो क्या इंडेक्स 20 में कुछ कंटेंट का एडिशन है? नहीं. तो सर ये कंसेप्ट नोट्स के अंदर कुछ तो एडिशन आपने दिया हुआ है. ये सिर्फ इन्होंने इंडेक्स 20 में एक्स्ट्रा टेबल इंसर्ट किया है रिगार्डिंग ऑल दी एडजस्टमेंट्स और उसका ट्रीटमेंट. एक अगर आप इंडेक्स 20 देखोगे तो लास्ट में एक टेबल डाला हुआ है, जैसे होता है ना समरी टेबल जैसा, तो एक वो टेबल डाला हुआ है मॉड्यूल के अंदर. तो मैंने सोचा कि ये टेबल मुझे अच्छा लगा तो व्हाई नॉट इंक्लूड दैट एज वेल इन द कंसेप्ट नोट्स. तो मैं क्या करूंगा, फटाफट ये टेबल को आपके साथ एक बार एक ओवरव्यू देके फटाफट डिस्कस कर लूंगा और उसके बाद हम इंडेक्स 20 में जो भी क्वेश्चंस ऐड हुए उसकी तरफ बढ़ जाएंगे. चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला है हेडिंग क्या है? सबसे पहला लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स. सबसे पहला पॉइंट उसके अंदर कौन सा है? ग्रांट रिसीव्ड इन कैश और एज अ रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी टू दी गवर्नमेंट. इसका मतलब क्या है? या तो गवर्नमेंट ने आपको पैसे दे दिए या फिर आपको गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए. क्या किया गवर्नमेंट ने? आपकी जो लाइबिलिटी का मतलब क्या, आपको अगर किसी और को पेमेंट करना था या आपको गवर्नमेंट को ही पेमेंट करना था तो उसमें क्या किया गया, आपको बोला कि आप रिड्यूस्ड अमाउंट में पेमेंट कर दो, बाकी जो पेमेंट है आप करो ही मत. या इसका मतलब या तो आपको कैश में दे दिया या आपसे कैश कम रिकवर कर लिया. राइट. एक तरीके से अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल आप ऐसा समझ लो, सपोज आपको कोई फिक्स्ड असेट परचेज करना था. राइट. तो एक तरीका तो ये है कि आपने 1 लाख का फिक्स्ड असेट परचेज किया और गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दे दिया 20,000 का. राइट. और एक तरीका ये है कि आपने फिक्स्ड असेट ही 80,000 का परचेज किया, रिमेनिंग 20,000 जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट ने टेक केयर कर लिया. राइट. तो उस केस में मैनर ऑफ अकाउंटिंग डजंट चेंज, देयर इज नो इंपैक्ट. खत्म. सेकंड, फॉरगिवेबल लोन फ्रॉम गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने लोन दिया और बोला हम इसका पैसा आपसे लेंगे ही नहीं, तो उस केस में इट इज ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट ग्रांट. वो बोलता है प्रोवाइडेड दैट द एंटिटी विल मीट द टर्म्स फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ द लोन. तो वो तो हर केस में रहेगा ही कि गवर्नमेंट ग्रांट को आप रिकॉग्नाइज सिर्फ तभी करोगे जब आपको लगता है कि आप वो जो भी कंडीशन है वो मीट कर जाओगे. ठीक है. उसके बाद थर्ड पॉइंट, इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी है मॉड्यूल के अंदर पहले से ही है, अभी एडिशनल ऐड हुआ ऐसा नहीं है, पहले से ही है. थर्ड पॉइंट के ऊपर तो क्या बोलता है वो, गवर्नमेंट लोन एट अ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये थोड़े थोड़े वर्ड्स वो एंड में कट हो गए तो प्लीज मैं उसको मार्क करता हुआ चलूंगा, ध्यान देना. मार्केट है वो, उसका मतलब बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. गवर्नमेंट ने आपको लोन दिया लेकिन ये नहीं बोला कि लोन देने के बाद गवर्नमेंट आपसे लोन लेगा ही नहीं, लेगा, लेकिन लोन जो दिया है वो लेस देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है. बराबर. तो इसके अंदर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है बिकॉज इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर क्वेश्चन जब आता है तो वो 2 इंडेक्स कवर करता है. एक तो इंडेक्स 20 भी कवर करता है और एक इंडेक्स 109 जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी कवर कर लेता है. वाई? बिकॉज जब भी आपको कोई लोन मिलता है, गवर्नमेंट से मिला या किसी से भी मिला, तो आप जो भी लोन है उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे. फेयर वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. जब आप ये फेयर वैल्यू निकालोगे और इस फेयर वैल्यू को जो भी लोन मिला है उससे कंपेयर करोगे तो कुछ डिफरेंस आएगा और डिफरेंस को हम गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ट्रीट करेंगे. वापस से बता रहा हूँ, ये रिवीजन लेक्चर से वही देखना जो एक बार एफआर पढ़ के आए. जो पहली बार ऐसा सुन रहे वो बोलेगे क्या बोल रहे सर, समझ रहा ही नहीं है कुछ. राइट. चलो ठीक है. बिकॉज अपना यहाँ मोटिव ये नहीं है कि हम सारे कंसेप्ट को एकदम डिटेल में पढ़े, बिकॉज फिर वो जो मोटिव है कि सिर्फ एक्स्ट्रा कंटेंट कवर करने का, वो पूरा का पूरा मोटिव ही डिसॉल्व हो जाएगा. राइट. तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट है वही डिस्कस करने वाले हैं. चलो ठीक है. उसके बाद है हमारा फोर्थ पॉइंट. अच्छा, तो थर्ड पॉइंट में क्या करना होता है? थर्ड पॉइंट में हमको जो भी डिफरेंस है उसको गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ट्रीट करना होता है. अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये जो भी टेबल है, ये टेबल में कुछ एडिशन नहीं है, ये टेबल सिर्फ और एक समरी लिस्ट है जितने भी वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स पॉसिबल है उसके लिए. उसके बाद फोर्थ वाले पॉइंट पे, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड एज अ पैकेज ऑफ फाइनेंशियल और फिजिकल एड्स विद कंडीशंस अटैच. जब भी आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है
पैकेज में जहां वो बोलता है कि कंडीशन के साथ, जैसे वो बोलता है कि सपोज एक गवर्नमेंट ग्रांट दे रहे तो जिस पर्पस के लिए दिया उसी पर्पस के लिए यूज करना, या फिर 3 साल के लिए आप इसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, उसको डिसॉल्व नहीं करना उस केस में। तो उस केस में आपको ग्रांट को रिकॉग्नाइज कैसे करना चाहिए, तो उस केस में आपको यह देखना है कि ये जो भी कंडीशन अटैच्ड है वो कंडीशन किस तरह की है। अगर वो कंडीशन में ऐसा कुछ लिखा गया है कि 3 साल तक ये जो पैसा है वो इसी जगह पे यूज करना, तो उस केस में वो ग्रांट को भी आप 3 साल तक रिकॉर्ड करते हुए चलना। तो बस वो बोलता है कंडीशन को आइडेंटिफाई करके ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन, और वो जितना भी खर्चा लग रहा है उस कंडीशन को फुलफिल करने में, उस हिसाब से गवर्नमेंट को क्या करना, रिकॉग्नाइज करना। सर इसका कोई एग्जांपल, अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसका भी एग्जांपल मिल जाएगा। देखो क्या बोलता है सोल्यूशन में, आइडेंटिफाई द कंडीशंस गिविंग राइज टू कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड विच डिटरमाइन द पीरियड्स ओवर विच द ग्रांट कैन बी अर्न। ये जो भी एक्स्ट्रा कटेड वर्ड्स है ना, वो एक बार मॉडल में आपको शीट दिखा दूंगा, तो मॉडल से आप देख लेना जो भी कटेड वर्ड्स है वो, राइट। ठीक है, सॉरी वो थोड़ा थोड़ा बार बार खांसी आ रहा है, कोरोना नहीं है मेरे को, आई एम कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, वैसे भी कोरोना में खांसी आती है, सर्दी होती है, शायद सर्दी होती है, ठीक है जो भी है। ग्रांट रिसीवेबल एज कंपेंसेशन ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑलरेडी इंकर्ड, मतलब ऐसे एक्सपेंस और लॉसेस जो आपने ऑलरेडी इंकर कर दिए, जब इंकर किए तो गवर्नमेंट ने आपको नहीं बोला था कि हम आपको ग्रांट देंगे, बट इंकर करने के बाद हम गवर्नमेंट के पास हाथ फैला के गए, गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, इतना रो मत, हम आपको ग्रांट दे देते हैं। तो उस केस में ऐसे ग्रांट को क्या किया जाए, तो ऐसे ग्रांट के केस में इफ इट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस इन द पीरियड इन विच इट बिकम्स रिसीवेबल, और इसका डिस्क्लोजर भी आपको देना चाहिए, बराबर। उसके बाद आएगा आपका 6th पॉइंट, गवर्नमेंट असिस्टेंस नो स्पेसिफिक रिलेशन टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब गवर्नमेंट ने आपको असिस्टेंस दिया, गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दिया और इसका कोई भी कंडीशन अटैच्ड वगैरह नहीं है, या ये ग्रांट आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट नहीं करता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए। ये बेसिकली पॉइंट क्यों डाला गया, ध्यान से समझना। ऐसे ग्रांट को अगर मैं एएस में बात करूं, एएस 12 था गवर्नमेंट ग्रांट्स, राइट, तो अगर एएस में बात करूं तो ऐसे ग्रांट को हम डायरेक्टली शेयर होल्डर्स फंड में ट्रांसफर किया करते थे, इक्विटी का पार्ट माना करते थे उसको, हम इक्विटी का पार्ट नहीं, आइडियली कैपिटल रिजर्व करके ट्रीट किया करते थे, बराबर। बट ये कैपिटल रिजर्व वाला कंसेप्ट जो है वो इंडेस में है ही नहीं, इसलिए ये क्लैरिफिकेशन दिया। वो बोलता है अगर कोई भी आपको ग्रांट मिले, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो या ना हो, आप ऐसे कोई भी ग्रांट को कैपिटल रिजर्व वगैरह में या अदर इक्विटी वगैरह में ट्रांसफर नहीं करेंगे। जो नॉर्मल गवर्नमेंट ग्रांट का लॉजिक है कि प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना या तो डे 1 पे या फिर ओवर द पीरियड, उसी लॉजिक के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको बुक करते हुए चलेंगे। तो बोलता है देखो, गवर्नमेंट असिस्टेंस टू एंटिटीज इफ दे मीट द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एज पर इंड AS 20, such grants should not be credited directly in shareholders interest and should be recognized in profit and loss on a systematic basis, बराबर। उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट असिस्टेंस दी गई है, कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट असिस्टेंस दे रहा है लेकिन उसका जो मॉनेटरी इंपैक्ट है वो मेजरेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल टैक्स हॉलिडे पीरियड, गवर्नमेंट स्टार्टअप कंपनीज को बोलता है कि आप कुछ 5 साल तक टैक्स मत पे करना, तो इस केस में गवर्नमेंट ने 5 साल तक बोला टैक्स मत पे करना। अब ये 5 साल में कितना गवर्नमेंट ग्रांट मिला इन टर्म्स ऑफ मनी, वो मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे जो भी गवर्नमेंट असिस्टेंस है विच कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, तो उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं इंड AS 20 के डेफिनेशन से। तो उस केस में हम इसका अकाउंटिंग कुछ भी नहीं करते, बट इसका डिस्क्लोजर जरूर देते हैं अपने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। देखो क्या बोलता है वो, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स व्हिच कैन नॉट बी रीजनेबली हैव अ वैल्यू प्लेस्ड अपॉन देम, क्योंकि वैल्यू अपन डिटरमाइन नहीं कर पाते इस केस में, बराबर। बस यही बोला गया। ट्रांजैक्शन विद गवर्नमेंट व्हिच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन ऑफ द एंटिटी। कभी कभी ऐसा भी होता है हमने गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन किया, तो गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन किया तो हमको ये नहीं समझता है कि गवर्नमेंट हमको ग्रांट दे रहा है या हमारा नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। तो ऐसे चीजों को भी उन्होंने क्या कर रखा है, इंड AS 20 से एक्सक्लूड कर रखा है, तो उसका भी बात यहाँ किया हुआ है, राइट। तो इसका जो भी वो थोड़ा थोड़ा वर्ड्स आपको अगर मिसिंग लगेगा तो मॉड्यूल एक बार खोल के दिखा दूंगा, मॉड्यूल से अपन इसको चेक कर लेंगे और आप जो भी वो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कर लेना, या फिर आप एक बार मॉड्यूल खोल के देख सकते हो। अच्छा एक बार मॉड्यूल रिफर करोगे तो आपको आदत भी लगेगी मॉड्यूल खोलने की, राइट। तो ये था डिस्कशन, ज्यादा कुछ मेजर डिस्कशन था नहीं, बहुत बेसिक सा डिस्कशन था। चलो ठीक है, डन विद इंड AS 20 के कंसेप्ट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंड AS 20 के क्वेश्चंस। चलो ठीक है, आ जाते हैं इंड AS 20। लेट मी चेक। ये रहा इंड AS 20, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट विद इंड AS 20। इलस्ट्रेशन नंबर 44, छोटा सा इलस्ट्रेशन है, फिर भी मेरे को उसको सॉल्व करना है। जहां मुझे लगता है कि स्टूडेंट को एक भी पॉइंट में दिक्कत आ सकती है, मैं प्लीज उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। अगर आपका पहले से ये सब क्वेश्चंस किया हुआ है और आपको इजी लगता है तो आप इसको ये वाले क्वेश्चन को भी इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते क्या बोलता है। ए लिमिटेड रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ हाउ मच, ऑफ 10 lakhs टू डिफ्रे एक्सपेंसेस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, डिफ्रे का मतलब होता है रिकवर एक्सपेंसेस या रीएम्बर्स एक्सपेंसेस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन
एक्सपेक्टेड एनवायरमेंटल कॉस्ट टू बी इंकर्ड इज 3 lakhs पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 years। मतलब आपको कितना खर्चा इंकर करना है, आपको 3 लाख खर्चा इंकर करना है फॉर 5 years, बट ग्रांट आपको पूरा पूरा नहीं मिला है। ग्रांट उन्होंने आपको कितने का दिया है, 10 लाख का दिया हुआ है। वेरी गुड। वो बोलते हैं हाउ शुड ए लिमिटेड प्रेजेंट सच ग्रांट रिलेटेड टू इनकम इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो आपसे सिंपली एक सिंपल चीज पूछता है कि उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो कैसे प्रेजेंट करेगा। सबसे पहली बात मुझे बताओ, ये जो ग्रांट है 10 लाख का जो ग्रांट मिला है, गवर्नमेंट ग्रांट कितने का मिला है, 10 लाख का मिला है, क्या इसके साथ कोई कंडीशंस अटैच्ड है? हाँ, वो ये बोलता है कि हमने इसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का खर्चा रिइंबर्स करने के लिए दिया हुआ है। तो क्या ऐसे ग्रांट को हम डे 1 पे बुक कर ले या कैसे बुक करें? तो उस केस में इंड AS 20 सिंपली ये बोलता है कि जब भी आपको कोई ग्रांट मिलता है खर्चे को रिइंबर्स करने के लिए, तो उस केस में आप इस ग्रांट को बुक करोगे उसी तरीके से जिस तरीके से आप खर्चे को बुक कर रहे हो। इसका मतलब आपको कितने साल के खर्चे को रिइंबर्स करने के लिए ग्रांट दिया गया है, आपको 5 साल के खर्चे को रीएम्बर्स करने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट दिया हुआ है। तो उस केस में इस ग्रांट को भी आप कितने साल में बुक करोगे, आप 5 साल में बुक करोगे। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? द आंसर इज यस। तो उस केस में मैं एंट्री क्या मारूंगा, मैं आपको लॉजिकली एंट्री के तो समझाने का ट्राई करूंगा। मैं अज्यूम करता हूं कि ग्रांट मुझे कैश में मिल चुका है, वो बोलता भी है रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 10 lakhs। तो मैं अगर बात करूं डे 1 पे, तो मैं डे 1 पे क्या एंट्री मारूंगा, मैं डे 1 पे एंट्री मारूंगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। वाई डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट? बिकॉज मुझे डे 1 पे इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करना है, डे 1 पे तो मैं इसको लाइबिलिटी की तरह कंसिडर करूंगा। वाई लाइबिलिटी? बिकॉज अगर कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो इसको अपने को रिटर्न भी करना पड़ सकता है, और ये आज के दिन पे अक्रू नहीं हुआ है, बराबर। उसके बाद अगर मैं बात करूं ईयर 1 में मैं क्या करूंगा ओवर द पीरियड, तो ईयर 1 में मैं क्या करूंगा, ईयर 1 में मैं सिर्फ 2 लाख का जो भी इसमें से है वो ट्रांसफर करूंगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। वाई 2 lakhs? बिकॉज इसको मुझे ओवर द पीरियड ऑफ 5 years बुक करना है, राइट। तो मैं ईयर 1 में क्या एंट्री मारूंगा, डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, और इसको मैं ट्रांसफर करूंगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, बराबर। कितना अमाउंट, 2 lakhs और 2 lakhs। ये 2 lakhs मुझे कैसे आया, 10 lakhs डिवाइड बाय 5 years, बिकॉज ये 10 लाख को मुझे ओवर द पीरियड ऑफ 5 years क्या करना है, बुक करना है। यहाँ था सबको सिंपल, ठीक है। अभी मैं एक थोड़ा सा ये खोल लेता हूँ अपना वन नोट, यहाँ मैं आपको और बेटर वे में दिखाता हूँ। आ जाइए इधर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ बात करते क्वेश्चन नंबर जो भी है, अगर मैं बात करूँ ईयर 1 में, तो ईयर 1 में उन्होंने मुझे पूछा है कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इंपैक्ट जा रहा है। तो अब ऐसे ग्रांट को ट्रीट करने के 2 तरीके होते हैं, प्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं बेसिकली। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो एक तो मेरा एक्सपेंस दिखने वाला है, कितने का एक्सपेंस दिखने वाला है, 3 lakhs का, बराबर। और एक तरफ ये ग्रांट को मैंने ईयर 1 में कितना इनकम बुक किया है, पूरा 10 lakhs बुक किया है। कहता आंसर इज नो, मैंने ईयर 1 में सिर्फ 2 lakhs इनकम बुक किया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं दिखाऊंगा अपने इनकम साइड में, अदर इनकम में दिखाऊंगा इसको, अदर इनकम में कितना दिखाऊंगा, 2 lakhs। मतलब एक तरफ तो मैंने क्या किया, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस दिखाया 3 लाख का, अदर इनकम में इनकम दिखाया 2 लाख का। एक तो ये हो गया फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग इट, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। देयर इज वन मोर मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग इट, सेकंड मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। वो बोलता है आपको पता है ये ग्रांट किस खर्चे के रीइंबर्समेंट के लिए मिला है आपको, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप सीधा सीधा जो खर्चा है उसको नेट ऑफ करके दिखा सकते हो। इसका मतलब आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड में जो भी जब खर्चा बुक करोगे 3 लाख, इसमें से ही नीचे डिडक्ट कर दो गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 2 lakhs, तो आप नेट खर्चा ही 1 लाख का दिखाओगे। सर क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ जाएगा ना। आप पहले वाले केस में 3 लाख का पूरा पूरा खर्चा दिखा रहे हो एक्सपेंस साइड में, 2 लाख का पूरा पूरा इनकम दिखा रहे हो इनकम साइड में। सेकंड वाले अप्रोच में आप सीधा सीधा एक्सपेंस ही 1 लाख का दिखा रहे हो। ये दोनों मेथड अलाउड है, कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी जैसे चाहे उसको फॉलो कर सकता है। यहाँ अगर आप सोल्यूशन में देखोगे, सोल्यूशन में इतना ही बात किया हुआ है, बट मैं थोड़ा सा आगे जाके कुछ और भी बात करना चाहूंगा। मैं बात करूंगा मेरे बैलेंस शीट में, मेरे बैलेंस शीट में एट द एंड ऑफ ईयर 1 के एंड पे क्या क्या दिखने वाला है। तो मेरे बैलेंस शीट में ईयर 1 के एंड पे लाइबिलिटी दिखने वाली है, कितने की लाइबिलिटी दिखने वाली है, 8 lakhs की लाइबिलिटी दिखने वाली है। कैसे आई 8 lakhs की लाइबिलिटी, 10 लाख का मैंने डीजीजी बुक किया था, बराबर। मैंने बताया था डीजीजी इज अ लाइबिलिटी, डीजीजी बुक किया था और उसमें से मैंने 2 लाख का करंट ईयर में बुक कर लिया, तो कितना बचा मेरा, 8 lakhs का बचा। अच्छा, अब ना माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से सुना, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 8 लाख की लाइबिलिटी है, ये करंट होगी या नॉन करंट होगी, बराबर। तो उस केस में ध्यान से देखना, आउट ऑफ दिस 8 lakhs अपने को अभी ये जो 8 lakhs है रिमेनिंग 4 years में रिवर्स करना है, राइट। तो जो नेक्स्ट ईयर में रिवर्स होने वाला अमाउंट है, नेक्स्ट ईयर में रिवर्स होने वाला अमाउंट कितना है, नेक्स्ट ईयर में रिवर्स होने वाला अमाउंट है 2 lakhs, तो उसको हम करंट मानेंगे। और जितना नेक्स्ट ईयर के बाद रिवर्स होने वाला अमाउंट है 6 lakhs,
उसको हम क्या मानेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी मानेंगे। इसका डिस्कशन शायद किया नहीं होगा बट मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। सबको समझा ये वाला मतलब, परफेक्ट। ध्यान रखना करंट में 2 लाख क्यों गिना, बिकॉज वो तो नेक्स्ट ईयर में रिवर्स हो जाएगा ना, और बाकी नॉन करंट में 6 कैसे आया, बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर के बाद वाले ईयर्स में रिवर्स होगा, तो आपने 6 लाख क्या कर दिया नॉन करंट के अंदर उसको दिखा दिया। राइट, दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको एक बार सोल्यूशन दिखा देता हूँ क्या बोला गया है इसके अंदर। देखो क्या बोलता है, एज पर पैराग्राफ नंबर 29, प्लीज ध्यान रखना ये पैराग्राफ नंबर वगैरह आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इंड AS 20 grants related to income are presented as a part of profit and loss either separately or under a general heading such as other income. Alternatively they are deducted in reporting the related expense। बराबर, ठीक है। तो वो बोलता है एक तरीका तो ये है कि आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दो, सेकंड तरीका ये है कि आप उसको अपने एक्सपेंस से डिडक्ट करके दिखा दो। तो उस केस में आपका नेट एक्सपेंस कितने का दिखेगा, 1 लाख का दिखने वाला है। सबको समझा ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके अलावा मैंने थोड़ा आगे जाके प्रेजेंटेशन में बात किया, बैलेंस शीट में भी किस तरह से प्रेजेंट होएगा। दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ इंड AS 20 का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप सबको समझ गया वाला पार्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है, एलडीआर मार्क करने का जरूरत नहीं है। जो भी एलडीआर होगा मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, उसको आप एलडीआर मार्क कर लेना, ठीक है। Done with this question. Now let's move on to the next question, which is illustration number 45. क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ना। A Limited has received a grant of 10 crores है, ये जीरोस गिन लो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। In the year 2011-12 from the local government in the form of subsidy sorry for selling goods at lower price to lower income group population in a particular area for how many years, 2 years। ये जो 10 करोड़ का ग्रांट मिला है, ये ग्रांट क्यों मिला है, क्योंकि वो जो लोकल गवर्नमेंट से ग्रांट मिला है क्योंकि वो लोअर इनकम ग्रुप वाले पीपल को सस्ते में अपना माल बेचते हैं ताकि वो अपना पेट भर सके। और ये कितने साल के लिए मिला है इनको, ये 2 साल के लिए मिला है, ठीक है। अब अगर ये 10 करोड़ मिला है फॉर 2 ईयर्स तो इसको गवर्नमेंट ग्रांट की तरह बुक करना चाहिए फॉर इन ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। इसका मतलब ग्रांट कब मिला है, 11-12 में मिला है। तो 11-12 में जब मिला है तो इसको एक लायबिलिटी की तरह बुक करेंगे डीजीजी बोल के। डीजीजी मतलब डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, मैंने इस अमाउंट को डिफर कर दिया, उसका बेसिकली मतलब ये होता है, बराबर। और उसके अलावा मैं 5 करोड़ ग्रांट ये साल में बुक करूंगा, 5 करोड़ ग्रांट अगले साल में बुक करूंगा, ये लॉजिक हो गया, ठीक है। इसका आगे बात करते हैं हुआ क्या है। A Limited had accounted for the grant as income in the year of 11-12। मतलब A Limited ने क्या किया, A Limited ने 11-12 वाले ईयर में ही पूरा का पूरा ग्रांट को एज अ इनकम बुक कर लिया इन द ईयर 11-12, ठीक है। सही किया गलत किया, आइडियली गलत किया, क्योंकि 2 साल का ग्रांट था तो 2 साल में बुक करना चाहिए था, बट ए लिमिटेड ऐसा कर चुका। कब कर चुका, 11-12 में। मतलब ए लिमिटेड ने ग्रांट के मिलने पे एंट्री क्या मारी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 10 CR पूरा का पूरा ग्रांट ही बुक करके बैठ गया 11-12, ठीक है। सर ये तो एरर हो गया एज पर इंड AS 8। क्या करना आगे बात करेंगे, पहले क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लेते हैं बिकॉज यहाँ उसका बात ही नहीं किया, आगे बोलते हैं। While accounting for the grant in the year 11-12, A Limited was reasonably assured that all the conditions attached to the grant will be complied with। तो उसने 11-12 में बुक कर लिया, जस्टिफाई कर रहा है अपना रॉन्ग अकाउंटिंग। आगे बात करते हैं। However, in the year 15-16, अब वो कब पहुंच गया, सीधा 4 साल के बाद 15-16 का बात कर रहे हैं, बराबर, ठीक है। It was found that A Limited has not complied with the above condition and therefore notice of refund has been served to it। मतलब 11-12 में बुक कर लिया ये सोच के कि सारी कंडीशन मीट करेगा, 15-16 में मालूम पड़ता है कि वो कंडीशन मीट नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट ने नोटिस ठोक दिया कि सारा ग्रांट आपसे क्या करेंगे, अभी हम रिकवर कर लेंगे पूरा का पूरा, कितना 10 करोड़ का 10 करोड़ क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे, ठीक है। ए लिमिटेड हैज कॉन्टेस्टेड बट लॉस्ट इन द कोर्ट। उसने उसको जस्ट क्या बोलते हैं कोर्ट में लेकर भी गया कि ये नहीं गलत कर रहे गवर्नमेंट हमारे साथ, बट वो उसमें भी केस हार गया और ग्रांट इज नाउ फुल्ली रिपेएबल। आगे बात करते हैं। हाउ शुड ए लिमिटेड रिफ्लेक्ट रीपेएबल ग्रांट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंडिंग 15-16। देखो यहाँ जो रॉन्ग अकाउंटिंग किया गया 11-12 में, उसका उन्होंने पूछा भी नहीं है आपसे कि रॉन्ग किया है सही किया है, नहीं। क्वेश्चन में उनको आपसे क्या चाहिए, प्लीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में उनको ये चाहिए कि ये जो ग्रांट रिफंडेबल हो गया, उस रिफंडेबल ग्रांट का जो अकाउंटिंग होगा इन द ईयर 15-16, वो अकाउंटिंग कैसे होगा, बराबर। सबको समझा ये वाला पार्ट, ठीक है। अब मैं एक नोट दिखाता हूँ सोल्यूशन, खुद सॉल्व करने के पहले वो नोट ध्यान से पढ़ना। नोट, इट इज बीइंग अज्यूम्ड दैट द अकाउंटिंग डन इन प्रीवियस ईयर्स वाज नॉट इनकरेक्ट एंड वाज नॉट, ये इन नहीं एन होना चाहिए, and was not an error as per Ind AS 8। मतलब सोल्यूशन में मॉड्यूल सीधा सीधा ये बोलता है कि हमको कंसर्न ही नहीं है कि प्रीवियस ईयर में 11-12 में उसने अकाउंटिंग सही किया गलत किया है, हम मान के चलेंगे कि उसने उस साल के हिसाब से जो किया 1 साल में बुक कर दिया, जो भी किया उसने सही किया, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं।
बराबर, ये मान के चलेंगे आप, अदरवाइज मान के चलते तो भी चलता था, अगर आप बोलते थे नहीं पहले तो मैं 11-12 का रेक्टिफाई करूंगा और 2 साल में बुक करूंगा और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं होती उसके अंदर। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके, अगर मॉड्यूल के सोल्यूशन आपको पता है कि मॉड्यूल ने कुछ अजम्पशन लिया है, तो प्लीज उसी अजम्पशन के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, उतना है बेटर होगा आपके लिए। सबको पता है कि वो बेटर क्यों होगा सबके लिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो हम वो 11-12 में क्या किया उसका बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या 11-12 में वो पूरा इनकम बुक करके बैठ गया? द आंसर इज यस। इसका मतलब क्या कोई डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बाकी है क्या? द आंसर इज नो। ये पूरा पूरा कुछ बाकी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस साल ग्रांट मिला उसी साल बुक कर दिया। हाँ, अगर ऐसा होता, ये कब बाकी है कि नहीं पूछ रहा हूं मैं, 15-16 में कोई डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बाकी है क्या? द आंसर इज नो। तो उस केस में रिफंड का अकाउंटिंग कैसे होगा बताता हूं। इट इज वेरी सिंपल। अपने को स्टैंडर्ड ये बोलता है कि अगर कोई ग्रांट रिफंडेबल होता है तो सबसे पहले हम रिफंड का एंट्री मारने का ट्राई करते हैं। मैं अज्यूम करता हूं कि रिफंडेबल मतलब तुरंत ही अपन पे कर देंगे, तो मैं बोलता हूं टू कैश बैंक। क्यों मुझे ग्रांट पे करना है? कितने का? 10 करोड़ का पे करना है। सबसे पहले वो ये बोलता है कि देख लो कोई कोई डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बाकी है क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसका मतलब कोई ऐसी अमाउंट जो आपने अब तक इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर नहीं की और एज अ लायबिलिटी दिख रही है, सबसे पहले वो देख लो अगर वो कुछ बाकी है। क्यों? सबसे पहले इसको रिवर्स करना। वाई? इसको रिवर्स क्यों करेंगे? बिकॉज अब क्योंकि ग्रांट रिफंडेबल बन चुका है, तो इस लाइबिलिटी को हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या ट्रांसफर करने वाले? द आंसर इज नो। राइट? क्यों? क्योंकि जब ग्रांट रिफंडेबल बन गया तो आपको ग्रांट एक तरीके से मिला ही नहीं है। तो वो बोलते सबसे पहले ये देखना कि कोई डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस बाकी है क्या। तो मैं बोलता हूँ नहीं, इसका कोई भी बैलेंस बाकी नहीं है। तो बोलता है उस केस में जितना भी बैलेंस बचता है वो पूरा का पूरा आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब एक तरीके से आप लॉस की तरह इसको बुक करोगे। सर क्यों लॉस की तरह? बिकॉज जब आपको ग्रांट मिला था तो आपने इस ग्रांट को कहाँ ट्रांसफर किया था? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जब ग्रांट रिफंड होगा तो भी आप उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर करोगे। सबको समझाए वाला पार्ट? हाँ, जब ग्रांट मिला उसको डीजीजी में ट्रांसफर किया और डीजीजी में कोई बैलेंस पड़ा है तो इसलिए पहले डीजीजी का बैलेंस रिवर्स कर लेंगे। ये मेरे वाले केस में कोई बैलेंस था नहीं तो मैंने पूरा पूरा क्या कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये एक एंट्री आएगी। इन्होंने जब एंट्री मारी तो थोड़ी घुमा के एंट्री मारी। इन्होंने क्या बोला है? रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू, पहले ग्रांट पेबल मतलब डायरेक्टली टू कैश बैंक नहीं किया इन्होंने, पहले एक लाइबिलिटी क्रिएट किया और फिर ग्रांट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो कहां जाएगा रीपेमेंट ऑफ ग्रांट? एक्सपेंस साइड में, ग्रांट पेबल लाइबिलिटी साइड में। ग्रांट पेबल रिवर्स हो गया और आपने बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया। सबको समझाए वाला पार्ट? देखो आगे बोलता भी है, अज्यूमिंग दैट नो डिफर्ड क्रेडिट बैलेंस एग्जिस्ट इन द ईयर 15-16 देयरफॉर रीपेमेंट रिकॉग्नाइज्ड इज इन प्रॉफिट एंड लॉस। सबको समझाए वाला पार्ट? ठीक है, कहानी इसकी खत्म। ये जो भी बीच का मैटर है वो आप एक बार जस्ट रीड कर लेना। सबको समझाए वाला पार्ट? सिंपल पार्ट था, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं इसके अंदर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 46। सबको समझा? क्वेश्चन नंबर 45 सिंपल क्वेश्चन, नॉट एलडीआर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एन एंटिटी ओपन्स अ न्यू फैक्ट्री and receives a grant of 15,000 in respect of a capital equipment costing 1 lakh। मतलब कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने पहले एक असेट खरीदा। जब असेट खरीदा तो एंट्री क्या मारी होगी? मैं बोलता हूं पीपी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश बैंक 1 लाख बराबर। और ग्रांट कितने का मिला? 15,000 का। तो ग्रांट जब मिलेगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज टू क्या किया जाए बराबर। तो जब भी ध्यान रखना प्रोविजन डिस्कस कर रहा हूं, आइडियली आई एम अज्यूमिंग कि प्रोविजन आता होगा बट फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। जब भी आपको कोई ग्रांट मिलता है इन रिलेशन टू एनी एसेट, जब भी कोई ग्रांट मिलता है इन रिलेशन टू एनी एसेट, तो उस केस में ग्रांट को ट्रीट करने के दो तरीके होते हैं। या तो इस ग्रांट को आप डीजीजी करके बुक कर लो, मतलब डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट करके बुक कर लो, या फिर इस ग्रांट को आप असेट की कॉस्ट में से माइनस कर दो। इसका मतलब 2 पीपी कर दो। कितना? 15,000 और 15,000। इसका मतलब अगर डे 1 का बात करो तो डे वन पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पीपी ही कितने पे दिख रहा होगा? 85,000 पे दिख रहा होगा। ये तो फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड क्या था आपके पास? आप बोलोगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। इसका मतलब डे वन पे आपके बैलेंस शीट का बात करो तो बैलेंस शीट में दो चीजें दिख रही है। लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 15,000 का, असेट साइड में दिख रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1 लाख का। सबको समझाए वाला पार्ट? ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रीटमेंट समझा दिया। अब मैं आगे का बात करता हूं। वो बोलता है डेप्रीशिएट्स ऑल प्लांट एंड मशीनरी एट 20% पर एनम ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। 20% पर एनम पे एसएलएम बेसिस पे डेप्रीशिएट करता है। इसका मतलब इस पीपी का लाइफ कितना है? 5 इयर्स है। इसका मतलब ये जो पीपी है उसको अपन कितने साल में डेप्रीशिएट करेंगे? ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। ठीक है, show the statement of profit and loss and the balance sheet extracts in respect of grant for the first year under both the methods as per Ind AS 20। both method मतलब जो आपको मैंने अभी बताया। तो इन्होंने क्या बोला? एक्सट्रैक्ट मांगा है फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग का। तो ठीक है, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर था 46।
बताओ पहला मेथड कौन सा वाला फॉलो करेंगे? पहला मेथड फॉलो करते हैं जहां अपन ने ग्रांट को एक डीजीजी की तरह बुक किया हुआ है, तो मैं बोलता हूं व्हेन ग्रांट इज ट्रीटेड एज डिफर्ड इनकम। अच्छा, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इज इट ओके इफ आई डायरेक्टली शो द सोल्यूशन इन द नोट्स, बिकॉज बहुत बेसिक्स है, तो इसमें अपन टाइम क्यों कंज्यूम करेंगे ना, आपका भी वैसे भी एग्जाम्स बहुत सर पे है, तो वाई वेस्ट सो मच ऑफ टाइम। चलो ठीक है, अपन फटाफट क्या करते हैं, फटाफट यही नोट से इसको रिफर कर लेते हैं। आ जाओ इधर, क्या बोलता है, व्हेन द ग्रांट इज ट्रीटेड एज डिफर्ड इनकम, तो उस केस में सबसे पहला डे वन का जो अकाउंटिंग आपको मैंने बताया था, चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ यार, वरना समझेगा नहीं आपको। ठीक है, व्हेन द ग्रांट इज ट्रीटेड एज डिफर्ड इनकम, मुझे बताओ डे वन पे क्या एंट्री मारेंगे? पहले पीपीई आ गया, पीपीई अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, हाउ मच? 1 लाख, 1 लाख। और सेकेंड एंट्री अपन क्या मारेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड इनकम या डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, कितना? 15,000 और 15,000। इसको अपन डेप्रिशिएट करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, बराबर। अब ग्रांट का अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो उस केस में वो बोलता है ये ग्रांट किसके रिलेशन में मिला है? अपने को एसेट के रिलेशन में मिला है, तो जिस रेशियो में असेट को हम डेप्रिशिएट करते हैं उसी रेशियो में हम ग्रांट को भी क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हुए चलेंगे। मतलब इस ग्रांट को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। इसका मतलब ईयर 1 के एंड पे दो तरह की एंट्रीज आएगी। सबसे पहली एंट्री आएगी आपकी डेप्रीसिएशन टू पीपी, कितना इसका रहेगा? 20,000 एंड 20,000। और ईयर 1 के एंड पे एक और एंट्री आएगी डीजीजी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस गवर्नमेंट ग्रांट, कितना आएगा ये? 15,000 डिवाइड बाय 5 years, विच इज गोइंग टू बी हाउ मच? 3,000 एंड 3,000। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है, तो अगर मैं ईयर 1 के प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट का बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट का, तो उस केस में आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे दिख रहा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में एक तरफ दिख रहा होगा डेप्रीसिएशन विच इज गोइंग टू बी 20,000, और एक तरफ ये तो एक्सपेंस साइड में, और एक तरफ आपके इनकम साइड में अदर इनकम में दिख रहा होगा गवर्नमेंट ग्रांट विच इज गोइंग टू बी 3,000। इधर आएगा 3,000, ये एक्सपेंस है तो मैं इसको नेगेटिव में दिखा देता हूँ। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आपको कैसा दिख रहा होगा? बैलेंस शीट के अंदर हम पहले बात करते हैं कौन से साइड का? असेट वाले साइड का। तो असेट वाले साइड में नॉन करंट असेट के अंदर, नॉन करंट आई नहीं, नॉन, अरे भाई साहब चल जा, नॉन करंट असेट, अरे भाई एक तो कोरोना ने वैसे परेशान कर रखा है, ऊपर से लैपटॉप अलग तक दबा, कोरोना बोलते चल गया, नहीं चलेगा। क्यों भगवान, क्यों? एक तरफ है नॉन करंट असेट, उसमें दिख रहा है पीपी, ईयर एंड पे कितना बैलेंस बचेगा? 80,000 का, बराबर। उसके बाद हम आएंगे लाइबिलिटी वाले तरफ। लाइबिलिटी में अभी 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 ध्यान देना, लाइबिलिटी में क्या दिखने वाला है? डी जी जी, बराबर। लेकिन ऐसा मत लिखो, सबसे पहले बताओ नॉन करंट में आएगा कि करंट में आएगा? अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था इसके बारे में। नॉन करंट गवर्नमेंट ग्रांट में कितना आएगा? अच्छा, कितना था गवर्नमेंट ग्रांट? 15,000, उसमें से डीजीजी कितना बुक कर लिया? 3,000 बुक कर लिया, कितना बचा? 12,000। क्या मैं नॉन करंट में पूरा पूरा 12 लिख दूं? द आंसर इज नो। 12 लिखोगे तो गलत हो जाओगे। वाई? बिकॉज आउट ऑफ दिस 12,000 जो नेक्स्ट ईयर में रिवर्स होने वाला है वो तो करंट में आना चाहिए आपका, राइट? तो मैं अगर ऐसा बोल दूं, यहां कितना आएगा आपका? 9,000। कैसे? 12,000 माइनस 3,000, ये जो आपका करंट लाइबिलिटी में आने वाला है। या फिर आप ऐसा दिखा दो, 15,000 माइनस 3,000, ये हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया वो, माइनस 3,000 ये जो नेक्स्ट ईयर में जो रिवर्स होगा जिसको हम करंट में ट्रांसफर करने वाले वो, तो कितना बचेगा? 9,000। और उसके बाद आपका करंट लाइबिलिटी में आएगा डी जी जी विच इज गोइंग टू बी 3,000। ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट इन केस नंबर 1, जहां ग्रांट को हमने कैसे ट्रीट किया है? डिफर्ड इनकम की तरह ट्रीट किया है। अभी हम बात करेंगे केस नंबर 2 का, जहां 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 ग्रांट को when grant is deducted from cost of
दी असेट, जहां ग्रांट को हम असेट की कॉस्ट से क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले। तो मैं आपको डे 1 पे भी एंट्री मार के दिखाता हूँ अच्छी तरीके से। सबसे पहले देखो, इतना डिटेलिंग में दे रहा हूँ, उतना डिटेलिंग आपके बुक्स में नहीं है, आपके मॉड्यूल में नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से सब कुछ दे दूँ। ध्यान देना, सबसे पहले हम डे 1 पे क्या एंट्री मारेंगे, हमारी डे 1 पे एंट्री आएगी कैश बैंक, सॉरी प्रॉफिट पीपीई अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, कितना 1 लाख, और उसी दिन पे एक एंट्री आएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम यहाँ सीधा सीधा असेट की कॉस्ट से माइनस करने वाले हैं, तो असेट की कॉस्ट से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सबको समझता है वाला पार्ट। तो इस केस में क्या कोई डीजीजी बुक किया, द आंसर इज नो। तो क्या इस केस में कोई डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स बुक करने का जरूरत है, द आंसर इज नो। सबको समझता है वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ईयर एंड पे, तो मैं ईयर एंड पे क्या एंट्री मारूंगा, सीधा सीधा डेप्रिसिएशन का एंट्री मारूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपीई। अब इस केस में डेप्रिसिएशन 1 लाख पे आएगा क्या, द आंसर इज नो, 85,000 पे आएगा। तो डिवाइड बाय कर देंगे 5 विच गिव मी 17,000 बराबर। तो उस केस में अगर मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट का बात करूं, पीएनएल के एक्सट्रैक्ट का बात करूं, तो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट में मेरा सिर्फ क्या दिखने वाला है, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन दिखने वाला है, विच इज गोइंग टू बी 17,000। अब देखो ऊपर और नीचे में फर्क क्या है। फर्स्ट वाले मेथड में प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे दिख रहा था, डेप्रिसिएशन 20 का दिख रहा था एक्सपेंस में, और इनकम 3 की दिख रही थी, और यहाँ आपका सीधा सीधा एक्सपेंस दिख रहा है 17,000 का। फर्क है क्या, कुछ आंसर नेट इफेक्ट तो सेम है, बट प्रेजेंटेशन में डेफिनेटली फर्क है। सबको समझा ये वाला पार्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट का, तो बैलेंस शीट में यहाँ मेरे कोई भी लाइबिलिटी होने वाली नहीं है, सिर्फ नॉन करंट असेट के अंदर क्या दिखने वाला है, पीपीई दिखने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 85,000 माइनस 17,000 विच इज गोइंग टू बी 68,000। इज एवरीवन क्लियर विद दिस, द आंसर इज यस। सबको समझा है वाला पार्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा एक आगे जाके थोड़ा सा एक आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर 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 आपने फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉलो किया है और फ्यूचर में ग्रांट रिफंडेबल बन जाता है, ध्यान से सुनना, अगर आपने फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉलो किया है और फ्यूचर में ग्रांट रिफंडेबल बन जाता है, तो रिफंड का एंट्री कैसे पास करेंगे, सबसे पहले बोलते हैं ना टू कैश बैंक। उसके अलावा क्योंकि आपने जब ग्रांट बुक किया था तो डीजीजी करके बुक किया था बराबर, तो जब रिवर्स करेंगे तो डीजीजी डेबिट करेंगे, जितना बैलेंस है वो जो रिमेनिंग बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस को अपन डेबिट कर देंगे। वाई प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट, बिकॉज जब आप डीजीजी से ट्रांसफर कर रहे थे तो डीजीजी से प्रॉफिट एंड लॉस में ही ट्रांसफर कर रहे थे। ये रिफंड का बात कर रहा हूँ मैं, रिफंड का बात। लेकिन 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 अगर आपने डे 1 पे मेथड नंबर 2 फॉलो किया था, तो इस केस में हम रिफंड का एंट्री कैसे मारेंगे, हम सबसे पहले बोल देंगे टू कैश बैंक बराबर। अब हमेशा रिफंड के टाइम ये याद करना कि सबसे पहले जब ग्रांट मिला था तो कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो किया था। तो सर जब ग्रांट मिला था तब तो हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कॉस्ट से माइनस कर दिया था। जब ग्रांट रिफंड होगा तो आप पीपी के कॉस्ट में क्या कर देना, इसको ऐड कर देना। बिकॉज हम इसको डीजीजी में ट्रांसफर क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज डीजीजी अपने डे 1 पे बुक ही नहीं किया था। सर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज जब डीजीजी ही बुक नहीं किया तो ग्रांट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर ही नहीं किया। मतलब इन शॉर्ट हम रिफंड का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, रिफंड का ट्रीटमेंट विल डिपेंड कि आपने डे 1 पे अकाउंटिंग कौन सी फॉलो की है। अगर डे 1 पे आपने डीजीजी करके बुक किया तो रिफंड भी उसी तरीके से जाएगा, डीजीजी डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस टू कैश बैंक। लेकिन अगर आपने डे 1 पे असेट की कॉस्ट में से माइनस किया किसी भी खर्चे को, तो रिफंड के केस में भी कैसे करेंगे, असेट की कॉस्ट में ही ऐड बैक कर देंगे। सबको समझाया वाला पार्ट। ये थोड़ा सा मैंने आगे जाकर आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। वी आर डन विद इलस्ट्रेशन नंबर 46 एज वेल, राइट। उसके बाद आएगा 47, दिस इज ऑल्सो ऑन दी सेम लाइन्स, बट अपन फटाफट क्या कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अ कंपनी रिसीव्स अ कैश ग्रांट ऑफ 30,000 31st March 11। द ग्रांट इज टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग यंग अप्रेंटिसेस, मतलब आर्टिकल लोग अपने जैसे। The training program is expected to last for how many months? For 18 months starting from 1st April 2011। अच्छा, पैसा कब मिला, पैसा मिला 31st मार्च को, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर्ड वाज 50,000 एंड 25,000, मतलब एक्चुअल खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। स्टेट हाउ दिस ग्रांट शुड बी अकाउंटेड फॉर। इट इज वेरी सिंपल, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके एंट्री मारते हुए चलूंगा। ग्रांट कब मिला है, 31st March 11 को, मतलब ईयर एंड पे मिला है। तो 31st March 11 को जब ग्रांट मिला तो एंट्री क्या मारेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू। सबसे पहले क्या ये ग्रांट मुझे किसी खर्चे को रिएम्बर्स करने के लिए मिला है कि किसी असेट के रिलेशन में मिला है, खर्चे को रिएम्बर्स करने के लिए मिला है। तो खर्चे को रिएम्बर्स करने के लिए मिला है, तो जिस रेशियो में खर्चा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, उसी रेशियो में ग्रांट भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो डे 1 पे तो अपन डीजीजी करके बुक कर देंगे। कितना रहेगा, 18,000 और 18,000 बराबर। तो ईयर वन में अगर मैं बात करूं अपने बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में मेरा दिखने वाला लायबिलिटी की तरफ, लाइबिलिटी में डीजीजी दिखने वाला है। अब ये करंट होगी नॉन करंट होगी, वही वाली बात आ गई वापस। नॉन करंट में कितना आएगा, नॉन करंट में वो आएगा जो नेक्स्ट ईयर में नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में रिवर्स होने वाला है। और करंट में कितना आएगा, जो नेक्स्ट ईयर में रिवर्स होने वाला है। नाउ द क्वेश्चन इज नेक्स्ट ईयर में कितना रिवर्स होगा। तो देखो वो क्या बोलता है, ये जो ग्रांट मिला है, ग्रांट 18 का नहीं 30 का मिला है, सॉरी
ग्रांट मिला है 30,000 का, बराबर है। जो ग्रांट मिला है 30,000 का, ये कितने मंथ्स के लिए मिला है? 18 मंथ्स के लिए। तो उसमें से 12 मंथ्स तो 11-12 वाले ईयर में फॉल करेंगे, और रिमेनिंग 6 मंथ्स जो है वो 12-13 वाले ईयर में फॉल करेंगे, बराबर। तो जो भी 12 मंथ्स का ग्रांट है वो तो हम नेक्स्ट ईयर में रिवर्स करने वाले हैं। तो उस केस में मैं ऐसा बोल दूं क्या, 30 इंटू 12 मंथ्स डिवाइड बाय 18 मंथ्स, बराबर। ये वो ग्रांट है जो अगले साल में रिवर्स होगा, अगले साल में रिवर्स होगा, अब तक रिवर्स हुआ नहीं है। तो अमाउंट कितना आएगा इस केस में? द अमाउंट विल कम टू आई गेस 20,000, और इसमें कितना बचा? 10,000। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ये जो वो ग्रांट है जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में रिवर्स होगा, और 20,000 वो ग्रांट है जो नेक्स्ट ईयर में रिवर्स होगा। सबको समझता है ये वाला पार्ट? ठीक है। उसके बाद इसने बाय द वे अकाउंटिंग कब की मानी? सीधा बोला स्टेट द ग्रांट हाउ शुड बी अकाउंटेड फॉर, ठीक है। उसके बाद अगर आप खर्चे का भी रेशियो देखोगे ना, खर्चे का रेशियो ये भी 2:1 के रेशियो में जा रहा है, बराबर क्या। और अगर आप 18 मंथ्स को भी करोगे तो 18 भी 12:6 के रेशियो में जाता है। सबको समझा? 2:1 के रेशियो में वो जाने वाला है आइडियली, अगर मंथ्स के टर्म्स में देखो या खर्चे के टर्म्स में देखो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। जो बोला नहीं समझा तो छोड़ दो, कन्फ्यूज होते बैठो क्या बोला सर ने आपने, ठीक है। ये तो अपना डे 1 का अकाउंटिंग हो गया। उसके बाद इन द ईयर 11-12 मैं बात करता हूँ 31 मार्च 12 को मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं ये जो डीजीजी है उसमें से कुछ अमाउंट ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना रहेगा? 20,000 और 20,000। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ये वो ग्रांट है जो मैंने 12 मंथ्स के लिए बुक किया। अमाउंट अगेन बता दूं कैसा है, 30,000 इंटू 12 मंथ्स डिवाइड बाय 18 मंथ्स, बराबर। उसके बाद आएगा हमारा ईयर एंड। तो ईयर एंड पे अगर मैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाऊं एज ऑन 31 मार्च 12, तो 31 मार्च 12 को मेरे लाइबिलिटी में अभी सिर्फ और सिर्फ दिखने वाला है करंट लाइबिलिटी में डीजीजी, क्योंकि ये पूरा का पूरा अगले साल रिवर्स होगा, विच इज गोइंग टू बी हाउ मच? 10,000। एम आई राइट? एम आई राइट और एम आई राइट? यस एम आई राइट, आई एम राइट, सॉरी। थर्ड फिर आएगा तुम्हारा साल 12-13। उसके बाद हम बात करेंगे 31 मार्च 13 को। तो उस केस में क्या करेंगे हम? डीजीजी टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करेंगे 10,000, सारा बैलेंस आपका हो गया खत्म। सबको क्लियर है वाला पार्ट? अगर आप सोल्यूशन देखोगे तो आपको इजीली समझ जाएगा। बोलता हूँ 31 मार्च द ग्रांट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लायबिलिटी, डीजीजी जिसको हम बोलते हैं, डिफर्ड इनकम या डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट एज अ स्प्लिट बिटवीन करंट एंड नॉन करंट, जो कि मैंने आपको सिखा दिया। वो यहाँ स्ट्रैक वगैरह दिया हुआ है, डिफर्ड इनकम करके। तो बताया इस साल में कितना दिखेगा? पहले यहाँ रहेगा नॉन करंट में 20, सॉरी करंट में 20, और अगले साल में करंट में रहेगा 10,000, नॉन करंट में फर्स्ट ईयर में रहेगा 10,000। सबको समझा? अपन ने यही तो निकाला था यहाँ, बराबर। मेरा अप्रोच थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाइड लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक्सट्रैक्ट। अच्छा, अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट नहीं दिया, यही देख लेते हैं फिर अपन। प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में दिखेगा 20,000, ट्रेनिंग कॉस्ट दिखेगा 50 फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर का बात करेंगे अदर इनकम में 10,000, यहाँ दिखेगा ये मेथड नंबर 1 है जहाँ अदर इनकम अलग, ग्रांट का इनकम अलग दिखाया, खर्चा अलग दिखाया। मेथड नंबर 2 है खर्चे से ही ग्रांट को माइनस करके नेट ऑफ करके दिखा दो, जो कि अपन पहले वाला क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कस किया इंडेक्स 20 में, उसमें डिस्कस कर चुके हैं। Is everyone clear with this? So this completes our concepts and illustrations of Index 20. अभी इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं Index 21 के साथ। Let's take a break of approximately 5 minutes. चलो, so now let's move on with our next Index, which is Index 21. The effects of changes in foreign exchange rates. कोई भी कंसेप्ट में एडिशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशंस में एडिशन है। 2 इलस्ट्रेशंस आइडियली हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। जो इलस्ट्रेशन नंबर 48 है, यहाँ लिखा हुआ है मॉडिफाइड। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडिफाइड? मॉडिफाइड का मतलब ये इलस्ट्रेशन पहले भी था आईसीआई के मटेरियल में, लेकिन इसका सोल्यूशन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। आइडियली इस सोल्यूशन के टर्म्स में बात करूं तो ये सोल्यूशन रेक्टिफाई कर दिया गया है, मैं ऐसा बोलूंगा। पहले जो सोल्यूशन दिया गया था बहुत भद्दा सा सोल्यूशन था, गलत सोल्यूशन था मेरे हिसाब से। तो बराबर, मैंने जब अपना क्रैश कोर्स भी रिकॉर्ड किया था तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया भी था कि ये सोल्यूशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो लकीली ये जो सोल्यूशन है ये मॉडिफाई कर दिया गया है। तो प्रॉब्लम क्या थी वो आपको बताता हुआ चलूंगा एक बार, बट हमारा मेन फोकस रहेगा कि अभी जो करेक्ट सोल्यूशन है वो क्या है, उसी के ऊपर ध्यान देंगे। जो पुराना था उसको छोड़ दो, गलत याद रखोगे फिर उसको सही से कंपेयर करोगे तो कंफ्यूजन होगा कि अभी एग्जाम में कौन सा वाला सही था कौन सा वाला गलत था। तो इससे अच्छा हम सीधा सही वाला पढ़ेंगे, वो बेटर ऑप्शन है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है। चलो क्या करते हैं, हम इसको रीड करने का कोशिश करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 48, कोई भी कंसेप्ट में एडिशन नहीं है इंडिया में, ठीक है। M Limited is engaged in the business of manufacturing of bottles for pharmaceutical companies and non-pharmaceutical companies, ठीक है। It has a wholly owned subsidiary G Limited, मतलब मैं बोल दूं M Limited जो है, this is nothing but a parent company, parent है ये,
और इसकी एक सब्सिडरी है होली ओन्ड वाली, जिसका नाम क्या है, जी लिमिटेड, ठीक है, जिसका नाम है जी लिमिटेड। मेरा पेन, चलो जिसका नाम है जी लिमिटेड, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, ध्यान देना, जी लिमिटेड विच इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जी लिमिटेड परचेजेस फार्मास्यूटिकल बॉटल्स फ्रॉम इट्स पेरेंट कंपनी विच इज, पेरेंट कंपनी कौन है, एम लिमिटेड। मतलब जी लिमिटेड किससे परचेज करता है, पेरेंट से परचेज करता है, मतलब यहाँ पेरेंट है, यहाँ जी है, पेरेंट सब्सिडरी को सेल करता है, ठीक है। तो कोई इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन वगैरह होगा, आगे बात करते हैं। The demand of G Limited is very high and the operations of M are very large and hence to cater to its shortfall, G Limited also purchase a bottle from the other companies। मतलब वो बोलता है कि परचेज बाहर से, जी बाहर से भी परचेज करता है, अपने पेरेंट से भी परचेज करता है। परचेज आर मेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस है, मतलब आर्म्स लेंथ वगैरह पे है, ठीक है। M Limited sold bottles to whom, to G Limited for rupees how much, for rupees 12 lakhs, 12 यूरोज में, यूरोज में दिया गया 12 lakhs ऑन 1st Feb 2011। किसने किसको बेचा, एम के लिए वो सेल है, जी के लिए वो क्या है, परचेज है, बराबर 12 यूरोज। अब हमको देखना पड़ेगा कि एम ये सेल को कौन से करेंसी में रिकॉर्ड करेगा, एम तो अपने फंक्शनल करेंसी में रिकॉर्ड करेगा, जी अपने फंक्शनल करेंसी में रिकॉर्ड करेगा, वो दोनों अपन देखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना ये यूरोज 12 lakhs है, ये सेल प्राइस है, ठीक है। The cost of these bottles were rupees 830 lakhs, rupees 830 lakhs in the books of M Limited at the time of sale। मतलब at the time of sale इसका कॉस्ट कितना था, इसका कॉस्ट था रुपीज में 830 lakhs में, M के बुक्स में। मतलब M के बुक्स में अगर कॉस्ट रुपीज में है तो M की फंक्शनल करेंसी हुई रुपीज, जो कि नीचे दिया हुआ भी है, ठीक है। At the year end, that is 31st March 11, all these bottles were lying as closing stock with G Limited। मतलब अगर हम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ईयर एंड तक ये बॉटल बिकी नहीं है, अभी तक उसके इन्वेंट्री के अंदर ही पड़ी है। तो अगर हम कंसोलिडेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो कुछ इंटर कंपनी प्रॉफिट हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है वो अपन देखेंगे, आगे बात करते हैं। यूरो इज द फंक्शनल करेंसी ऑफ जी वाइल इंडियन रुपीज इज द फंक्शनल करेंसी ऑफ एम। इंडिया 21 का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, हर एक कंपनी अपने फंक्शनल करेंसी में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। तो जी कौन से करेंसी में रिकॉर्ड करेगा, जी यूरोज में रिकॉर्ड करेगा, एम कौन से करेंसी में रिकॉर्ड करेगा, एम अपने रुपीज में रिकॉर्ड करेगा। इज एवरीवन क्लियर विद दिस, ओके। उसके बाद बोलते हैं एक्सचेंज रेट ऑन 1st Feb 12 इज 1 euro इज इक्वल टू रुपीज 38 एंड एक्सचेंज रेट ऑन 31st March 11 इज 1 euro इज इक्वल टू रुपीज 85। वाई कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। आगे बात करते हैं। प्रोवाइड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अबोव इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड and G Limited, also show its impact on consolidated financial statements, support your answers by journal entries wherever necessary in the books of M Limited। मतलब टोटल 3 बुक्स में एंट्री मांगा है, M का सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, G का सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और पेरेंट कंपनी जो M है, M का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इज एवरीवन क्लियर विद दिस, ठीक है। मैं आपको फटाफट क्या करता हूँ, एंट्री मार के दिखाता हूँ। क्वेश्चन मेरे सामने मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन दिखता हुआ चले। आप भी प्लीज क्वेश्चन अपने पास ओपन ही रखना। 1 सेक, ये रख, चलो ठीक है। सबसे पहले किसके किसमें बुक्स में चाहिए, हमको चाहिए सबसे पहले एम लिमिटेड के बुक्स में, और ये एम का सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मैं बात करता हूँ। सबसे पहले 1st Feb को, ऑन 1st Feb the date is 2000 I guess 11, yes 2011। एम जब सेल करेगा तो क्या एंट्री मारेगा, तो मैं बोलूंगा वो एंट्री मारेगा, अपन सेल का क्या एंट्री मारते हैं, डेटर्स टू सेल्स। तो इस केस में डेटर्स इज जी लिमिटेड टू सेल्स। अच्छा, कितना सेल किया है, तो हम बोलेंगे यूरो 12 मिलियन, मिलियंस में इट इज इन सॉरी लैक्स, यूरो 12 लैक्स। अब सोच समझ के बताओ, ये लैक्स यूरोज में है, हमको जब एम के बुक्स में एंट्री मारनी है तो एम का फंक्शनल करेंसी क्या है, एम का फंक्शनल करेंसी रुपीज है, तो हमको रुपीज में एंट्री मारनी पड़ेगी। तो इस दिन पे हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसका रेट दिया हुआ है रुपीज 83 पर यूरो, रुपीज 83 पर यूरो, बराबर ये रेट दिया हुआ है। तो कन्वर्ट करेंगे, अमाउंट आता है 996996 बराबर। ये जी लिमिटेड इज नथिंग बट बेसिकली अ डेटर्स। इज एवरीवन क्लियर विद दिस, ठीक है। हमने डे 1 पे ये एंट्री रिकॉर्ड कर ली, बराबर। उसके बाद एम के बुक्स में ही अगर मैं बात करूंगा 31st March 2011, ये जो डेटर्स है, डेटर्स इज अ मॉनिटरी आइटम, इट इज व्हाट, इट इज अ, मैं लिख देता हूं इधर,
इट इज अ मॉनिटरी आइटम, और एज पर इंडिया 21 हर एक मॉनिटरी आइटम को हमको ईयर एंड पे अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो ईयर एंड पे जो क्लोजिंग रेट है उसके हिसाब से रीमेजर करना पड़ता है। तो रेट 83 से क्या हो गई, 85 हो गई। मतलब एक तरीके से एम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो गया, बिकॉज एम को तो यूरोज में मिलने वाला है। तो पहले जो फर्स्ट फेब को यूरोज के बदले में उसको 83 के हिसाब से रुपीज मिलते थे, अभी ईयर एंड पे उसी 12 लाख यूरोज के बदले में जब रुपीज में कन्वर्ट करने जाएगा तो 83 नहीं 85 के हिसाब से कन्वर्ट कर पाएगा। तो इट इज अ गुड थिंग फॉर हिम। तो एक तरीके से उसके लिए क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज गेन हो गया। तो उस केस में वो एंट्री क्या मारेगा, वो एंट्री मारेगा जी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज गेन। अब गेन कितना होगा, तो वो बोलेगा यूरोस 12 लाख इंटू कितना हो गया 85 माइनस रुपीज 83, तो वो अल्टीमेटली 24 लाख। मैं यहां बोल देता हूं दिस इज नथिंग बट रुपीज इन लैक्स, बराबर। ये हो गई किसके बुक्स में एंट्री खत्म, ये हो गई एम लिमिटेड के बुक्स में एंट्री खत्म। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, सबको समझा गया वाला पार्ट, बहुत सिंपल सा पार्ट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने का कोशिश मत करना। उसके बाद हम आएंगे जी लिमिटेड के बुक्स में। हम यहाँ इसके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बात कर रहे हैं या इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बात कर रहे हैं, और इसका जो फंक्शनल करेंसी है वो है यूरोस। तो ये तो यूरोस में रिकॉर्ड करेगा। इसका तो अकाउंटिंग बहुत सिंपल है, ये तो सीधा सीधा क्या बुक करेगा, फर्स्ट फेब को सीधा सीधा, इसको तो यूरोस में करना है, इसको कुछ करने का जरूरत है? आंसर इज नो। ये फर्स्ट फेब को परचेज का एंट्री मारेगा, तो बोलेगा परचेज टू क्रेडिटर्स, इसके इसमें क्रेडिटर्स इज एम लिमिटेड, कितना इन यूरोस 12 लाख। कहानी खत्म। सबको समझा ये वाला पार्ट? ठीक है। अपने पास ऑलरेडी यूरोस वगैरह में है, सबको समझता है? ठीक है। ये क्रेडिटर्स है बेसिकली, हाँ क्रेडिटर्स। ये हो गया जी लिमिट का एंट्री। ईयर एंड पे क्या कुछ को रीमेजर करने का जरूरत है? द आंसर इज नो, बिकॉज इसने तो ट्रांजैक्शन यूरोज में ही किया है, बराबर। अच्छा, ऊपर अपन ने जो मॉनिटरी आइटम है उसको रीमेजर क्यों किया, बिकॉज यहाँ इसको यूरोज में मिलने वाला है लेकिन इसका करेंसी रुपीज है। नीचे वाले में ईयर एंड पे इस क्रेडिटर को मॉनिटरी आइटम के हिसाब से ईयर एंड पे रीमेजर करने का जरूरत क्यों नहीं है, बिकॉज इसका फंक्शनल करेंसी भी यूरोज में है और ट्रांजैक्शन भी यूरोज में ही एंटर हुआ है। तो रेट कितना भी हो जाए, इसको तो 12 लाख यूरोज ही देना है ना, फर्स्ट फेब को भी उतना ही देना था, ईयर एंड पे भी उतना ही देना था। तो ईयर एंड पे कुछ रीमेजर करने का जरूरत नहीं है। एम को रीमेजर करने का जरूरत इसलिए था बिकॉज ट्रांजैक्शन यूरोज में, लेकिन इसका तो फंक्शनल करेंसी रुपीज है, बराबर। मतलब अगर फंक्शनल करेंसी छोड़ के किसी और करेंसी में ट्रांजैक्शन हुआ है तो फिर फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस का बात आने वाला है। ठीक है, डन विद दिस। ये हो गया हमारे किसमें, जी लिमिटेड के बुक्स में एंट्री खत्म। उसके बाद हम किसका बात करेंगे, हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एम लिमिटेड के सीएफएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सीएफएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात, सीएफएस के अंदर जो भी सेल्स परचेज है एंड जो भी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है, ये सिंपली इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हो जाएंगे, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि बिकॉज दे आर इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन, बराबर। उसके बाद हम बात करते हैं सीएफएस में। सीएफएस में ईयर एंड पे सेल परचेज तो रिकॉर्ड करनी नहीं, डेटर्स क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करने नहीं है, लेकिन सीएफएस का जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में सीएफएस में यहां दिख रही है इन्वेंटरी। अच्छा मुझे बताओ सीएफएस कौन से करेंसी में बनेगा, सीएफएस पेरेंट के फंक्शनल करेंसी में बनेगा। पेरेंट का फंक्शनल करेंसी क्या है, रुपीज है। तो मुझे बताओ अभी इन्वेंटरी कौन से वैल्यू पे दिख रही होगी सीएफएस के अंदर, तो हम बोलेंगे 996 पे दिख रही होगी, बराबर। कैसे आया देखो ना, यहां बोला हुआ है ना सेल किया इतने में। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताओ ये 996 इज सेल्स प्राइस और परचेज प्राइस, दिस इज सेल्स प्राइस, बराबर। मतलब इसके अंदर एक प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूडेड है। अब ये इन्वेंट्री इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर सेल प्राइस पे पड़ी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कोई इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है जहां इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग है ईयर एंड पे, तो ऐसे इन्वेंट्री के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फ्रॉम ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे बोला हुआ है कि इसका कॉस्ट था रुपीज 830 लाख, कितने में बेचा, 996 में बेचा, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना हुआ, तो मैं सिंपली बोलूंगा 996 माइनस 830 विच इज गोइंग टू बी रुपीज 166। तो मैं क्या करूंगा, इसको एलिमिनेट करूंगा। एलिमिनेट करने के लिए क्या एंट्री मारूंगा, सबसे पहले बोलूंगा टू इन्वेंट्री, वाई, बिकॉज इन्वेंट्री का वैल्यू कम करना है, कितना 166, और सीएफएस का जो प्रॉफिट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्या कर दूंगा, इसको मैं डेबिट कर दूंगा, कितने से 166 से। खत्म, ये वाला पार्ट खत्म। ये बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है। मैं ये डिस्कस नहीं करा कि गलती वगैरह क्या की थी, गलती जो की थी उसको छोड़ दो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो, उसमें पढ़ो ही मत। क्लियर, आगे बढ़ जाता है। चलो देखते क्या बोलता है वो, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एम क्या करेगा, एम अपने केस में सेल्स बुक करेगा, एक्सचेंज गेन बुक करेगा, 24 का अपना अमाउंट सेम आया था। जी क्या करेगा, जी सीधा सीधा
परचेज बुक करेगा, क्लोजिंग स्टॉक में ईयर एंड पे पड़ी रहेगी यूरो 12 मिलियन के ऊपर। सीएफएस में क्या होगा, सीएफएस में पहले वो बोलता है कि रिसीवेबल, पेएबल, सेल्स, परचेज क्या हो जाएगा, एलिमिनेटेड हो जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक या तो कॉस्ट पे या एनआरवी पे। कॉस्ट क्या थी इसकी, कॉस्ट फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू, जी's पॉइंट ऑफ व्यू, बराबर। तो वो कितनी थी, वो डे वन पे निकालता है 996। एनआरवी इज अज्यूम टू बी सेम, यूरोज में सेम है, लेकिन एनआरवी का जो रेट लिया हुआ है वो ईयर एंड का लिया हुआ है 1020। ये मेरे को लॉजिकल स्टेप लगा नहीं, बट दिया हुआ तो आप याद कर लेना इस स्टेप को। उसके बाद देयरफॉर नो राइट ऑफ इज रिक्वायर्ड, मतलब वो कॉस्ट पे दिख रही होगी, कॉस्ट फ्रॉम जी's पॉइंट ऑफ व्यू, बट सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉस्ट नहीं, वो सेल्स प्राइस है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। 166 कैसा है मैंने आपको बताया, 996 माइनस 830, तो उस केस में कितना आ गया 116 की अपन एंट्री मार देंगे। मैंने भी यही प्रेजेंटेशन फॉलो करने का कोशिश किया है। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस, डन विद दिस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, सबको समझता है वाला पार्ट? यस। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 48। नाउ वी मूव ऑन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48 को आप चाहो तो एक प्यारा सा एलडीआर मार्क कर दो, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, राइट। उसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, इसको भी क्या मार्क करना है आपको, एलडीआर मार्क करना है, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। सबको 48 समझता है? आपको चाहिए तो आप ये कॉपी कर सकते हो। दिस इज एम के बुक्स में, पॉज करो लिख लो। उसके बाद जी के बुक्स में पॉज करो लिख लो। उसके बाद एम के सीएफएस में पॉज करो लिख लो, साथ में नीचे मैंने एंट्री भी दिया हुआ है। क्लियर विद दिस? डन। लेट्स मूव ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 49। इलस्ट्रेशन 49 के अंदर मुझे लगता है मॉडल ने कुछ एक छोटा सा मिस्टेक किया है, वो मिस्टेक को मैं बताऊंगा आपको क्या किया है, बट ठीक है, जैसा किया है वैसा किया है, कुछ कर नहीं सकते उसका। 49 ध्यान देना क्या बोलता है। ऑन 30th January 2011 A Limited purchased a machinery for $5,000 from USA सप्लायर ऑन क्रेडिट बेसिस। किसने परचेज किया? ए ने परचेज किया, डॉलर्स में परचेज किया, यूएसए से परचेज किया। हमको देखना है कि ए का फंक्शनल करेंसी क्या है, तो क्या बोलता है, ए लिमिटेड फंक्शनल करेंसी इज रुपीज, ठीक है। डॉलर्स में परचेज किया, रुपीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हम डे वन पे एंट्री मारते हुए ही चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 49, इलस्ट्रेशन नंबर 49 का बात करेंगे तो हम किसके बुक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। इसका फंक्शनल करेंसी क्या है, रुपीज है। 30th जैन को 2011 बोलो या 21 बोलो, बात तो एक ही है, ठीक है। क्या बोलता है, उसने मशीनरी परचेज किया, तो हम बोलेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट पे परचेज किया है। 2 ट्रेड पेएबल्स बोलते हैं क्या, या सप्लायर बोल दो, कोई बात नहीं, बराबर। डॉलर्स में परचेज किया, डॉलर्स 5,000 में परचेज किया है। क्या मैं यहाँ डॉलर्स में रिकॉर्ड कर सकता था? आंसर इज नो, मुझे तो रुपीज में रिकॉर्ड करना है। मैं देखता हूँ रुपीज में क्या वैल्यू दिया गया है। द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज $1 इज इक्वल टू ₹60। वेरी सिंपल, तो 5,000 इंटू ₹60 पर डॉलर, विच गिव्स मी हाउ मच, 3 lakhs 3 lakhs। मैं बोल दूंगा दीज आर इन रुपीज, ठीक है। 30th जैन की एंट्री हो गई। नाउ दिस मशीनरी इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम और ये ट्रेड पेबल्स इज अ मॉनेटरी आइटम। अच्छा, मॉनेटरी और मॉनेटरी का डेफिनेशन क्या है? मॉनेटरी आइटम वो आइटम होता है विच इज रियलाइजेबल इन फिक्स्ड यूनिट्स ऑफ करेंसी, मतलब जितना दिख रहा है उतना पक्का पक्का मिलने वाला है। नॉन मॉनेटरी वो होता है विच इज नॉट अ मॉनेटरी आइटम, मतलब मशीन के केस में भले वो 3 लाख पे दिख रहा है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको 3 लाख ही रिकवर होगा उस केस में, ठीक है। आगे बढ़ते, द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी डिटरमाइंड ऑन 31st March 11 इज 5,500। अच्छा, सबसे पहले ये बता दो सर, आपने बाइफिकेशन किया है क्यों नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी में? बिकॉज अगर वो मॉनेटरी आइटम है तो ईयर एंड पे इसको क्लोजिंग रेट पे आपको क्या करना पड़ता है, रीमेजर करना पड़ता है। ईयर एंड पे क्लोजिंग रेट पे क्या करना पड़ता है, रीमेजर करना पड़ता है। लेकिन अगर वो नॉन मॉनेटरी आइटम है तो उस केस में इसको हम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के वैल्यू पे रखेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखेंगे, रीमेजर करने का जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एक कैच है, नॉन मॉनेटरी में भी 2 बाइफिकेशन होता है। एक ऐसा नॉन मॉनेटरी आइटम जिसको हम ईयर एंड पे फेयर वैल्यू बेसिस पे रीमेजर करते हैं, और एक जिसको हम ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे रीमेजर नहीं करते हैं। जिसको हम रीमेजर नहीं करते हैं उसको हम ईयर एंड के क्लोजिंग रेट पे रीमेजर करने का जरूरत नहीं है, इसको तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखेंगे, मतलब इसको 3 लाख को ईयर एंड पे रीमेजर करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नॉन मॉनेटरी आइटम है जिसको आपने ईयर एंड पे फेयर वैल्यूएशन किया हुआ है, ऐसा कौन सा होता है? याद है, अपन मशीनरी के अंदर रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे इसको क्या करेंगे, हम रीमेजर करेंगे। तो अगर उस मशीनरी को आपने रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया हुआ है तो उस केस में ऐसे मशीनरी को जिसको आपने ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे मेजर किया हुआ है, तो उस केस में आपको ऐसे मशीनरी को क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे वापस क्या करना पड़ेगा, रीमेजर करना पड़ेगा। तो आपको इसमें भी क्या आ सकता है, गेन लॉस आ सकता है। सबको इतना पार्ट समझता है? ठीक है, बढ़ते आगे।
वो बोलता है द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी डिटरमाइंड 31 मार्च इज 5500। वो मशीन का फेयर वैल्यू दिया हुआ डॉलर्स में, इसका मतलब कहीं ना कहीं मशीन को कौन से मॉडल पे इन्होंने किया होगा मेजर, फेयर वैल्यू मॉडल पे या रीवैल्यूएशन मॉडल पे क्या किया होगा, रीमेजर किया होगा। मतलब मशीन का जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है उसमें ये कौन सा वाला मॉडल फॉलो कर रहे होंगे, रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे होंगे। आगे बात करते हैं। द एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 11 इज 65। द पेमेंट टू ओवरसीज सप्लायर्स इज डन ऑन 31 मार्च 12, मतलब उसके भी एक साल के बाद। यहाँ 11 का बात चल रहा था, 12 का बात चल रहा है, ठीक है। एंड द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट इज 67, ठीक है। The fair value of the machine remain unchanged for the year ended 31st March 12. Prepare the journal entries for the year ended 31st March 11 and 31st March 12 according to Ind AS 21. Tax rate is 30%. टैक्स रेट दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ डिफर्ड टैक्स के भी इंप्लीकेशंस आने वाला, जो कि अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है, आ जाओ फटाफट क्या करते हैं। डिफर्ड टैक्स का एक बार छोड़ दो, अपन पहले जो Ind AS 21 के प्रोविजन है वो डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। 31 जन 11 की एंट्री सबको समझ गई, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे 31 मार्च 11 को। सबसे पहले जो मॉनिटरी आइटम है, मॉनिटरी आइटम कौन सा है हमारा, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इज अ मॉनिटरी आइटम। क्योंकि ये मॉनिटरी है, इसको क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे रीमेजर करना पड़ेगा। तो मैं यहां बोलूंगा सबसे पहले रेट कितना था, रेट था 60 था, कितना हो गया ईयर एंड के 65 हो गया। तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ फायदा हुआ, नुकसान हो गया, नुकसान हुआ फायदा हुआ, नुकसान हो गया। क्योंकि जो पहले मुझे डॉलर्स में पे करना था तो उस केस में 60 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से कन्वर्जन हो रही थी, ईयर एंड पे क्या हो गया 65 रुपीज पर हिसाब से डॉलर का कन्वर्जन रेट हो गया। तो कहीं ना कहीं ट्रेड पेबल्स बढ़ने वाला है, बिकॉज अभी मुझे ज्यादा रुपया चाहिए होगा उतना ही डॉलर्स अरेंज करने के लिए, राइट। तो मैं यहां बोलूंगा मेरा ट्रेड पेबल बढ़ने वाला, तो टू ट्रेड पेबल, और डेबिट क्या करूंगा, फॉरेन एक्सचेंज लॉस। ये लॉस कहां जाएगा मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बराबर। अमाउंट कितना रहेगा, मैं बोलूंगा डॉलर्स 5000 इंटू 65 माइनस 60 विच इज गोइंग टू गिव मी हाउ मच, रुपीज 25,000। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन मॉनेटरी आइटम का। सबसे पहले हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ बोला तो नहीं गया है कि मशीन को हम रीवैल्यूएशन मॉडल पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ ईयर एंड का फेयर वैल्यू दिया हुआ है $5,500, तो ये क्यों दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मशीनरी को हम शायद रीवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से सब्सिक्वेंटली मेजर कर रहे होंगे। सबसे पहली बात, इस नॉन मॉनेटरी आइटम को रीवैल्यू करना पड़ेगा, तो रीवैल्यू कैसे करेंगे। अब मशीनरी का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 5500 हो गया। पहले कितना था, 5000 था। गेन हुआ कि लॉस हुआ, गेन हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं एंट्री मारूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन गेन। ये मेरा गेन पता है ना कहां जाता है, फर्स्ट टाइम गेन हुआ तो ओसीआई में जाता है, तो ये ओसीआई में जाएगा। अभी अमाउंट कितना रहेगा, ये यहाँ कैच है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कितना डॉलर्स था, तो 5500 इज माय फेयर वैल्यू, बराबर। कितने पे रिकॉर्ड किया था, 5000 पे रिकॉर्ड किया था। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई करें कि ओपनिंग रेट से मल्टीप्लाई करें, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के रेट से मल्टीप्लाई करना, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के रेट से मल्टीप्लाई करना, बिकॉज ए नॉन मॉनेटरी आइटम है सबसे पहली चीज। तो इसका अमाउंट क्या आ जाएगा आपका, 500 इंटू 60 विच गिव मी 30,000 रुपीज। प्लीज ध्यान रखना, ये क्लोजिंग रेट के हिसाब से मत करना, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको यहाँ प्रोविजन बताया कि अगर कोई नॉन मॉनेटरी आइटम है जिसको हम ईयर एंड पे फेयर वैल्यू के हिसाब से मेजर कर रहे हैं, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू के हिसाब से मेजर कर रहे हैं, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू के हिसाब से मेजर कर रहे हैं, तो उस केस में हमको इसका जो भी एक्सचेंज गेन लॉस है ईयर एंड के क्लोजिंग रेट के हिसाब से उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब अगर सपोज हम इसको फेयर वैल्यू नहीं करते तो हम मशीनरी को अपने बुक्स अकाउंट्स में 3 लाख के ऊपर ही रख के छोड़ देते। 3 लाख कैसे आता, 5000 इंटू 60 के हिसाब से। लेकिन क्योंकि आपने अपने मशीनरी को रीवैल्यूएशन मॉडल पे कैरी फॉरवर्ड किया है, तो उस केस में अभी आप इस अमाउंट को 60 रुपीज के हिसाब से नहीं रख सकते, आपको क्लोजिंग एक्सचेंज रेट के हिसाब से इसको रीमेजर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंड AS 21 का प्रोविजन बोलता है कि ऐसा कोई नॉन मॉनेटरी आइटम जिसको आपने फेयर वैल्यू के हिसाब से रीमेजर किया हुआ ईयर एंड पे, तो उसका जो रेट होगा वो रेट भी क्लोजिंग रेट के हिसाब से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एंट्री कैसे मारूंगा, ध्यान देना। अब रेट, मेरे असेट का रेट इंक्रीज हो गया तो इट इज अ गेन फॉर मी। ऊपर वाले केस में, ट्रेड पेबल वाले केस में लाइबिलिटी का रेट इंक्रीज होता है तो मेरे लिए लॉस होता है। असेट के केस में, असेट का अगर कोई एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है तो गेन होता है उस केस में। तो मैं एंट्री क्या मारूंगा, मैं बोलूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट बराबर टू फॉरेन एक्सचेंज गेन। सबसे पहला ये गेन का अमाउंट कितना रहेगा, तो हम बोलेंगे डॉलर्स 5500। क्यों 5500, क्यों, क्योंकि अभी तो हमारा मशीन 5500 के ऊपर दिख रहा है, इनटू ₹65 माइनस ₹60।
which comes to how much? It comes to 27,500. बराबर. नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये फॉरेन एक्सचेंज गेन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा क्या? नहीं. सुनना प्रोविजन क्या बोलता है. प्रोविजन बोलता है सबसे पहली बात, हमने इस नॉन मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पे कंसिडर ही क्यों किया? इसलिए किया बिकॉज हमने इस मशीन को रीवैल्यूएशन मॉडल पे कैरी किया हुआ है. बराबर. तो उस केस में बिकॉज आपने नॉन मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पे कंसिडर किया है, तो इसका जो भी गेन लॉस है वो कहां जाएगा? वो वहीं जाएगा जहां आपके रीवैल्यूएशन मॉडल का गेन लॉस जाता है. वापस से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहली बात, हमने इस नॉन मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पे रीमेजर किया ही क्यों? 65 के हिसाब से रीमेजर किया ही क्यों? क्योंकि हमने इसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे कैरी फॉरवर्ड किया है. बराबर. अगर हम ऐसा रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं करते तो हम ऐसा क्लोजिंग रेट पे इसको कंसिडर नहीं करते. तो उस केस में बिकॉज इसका रीजन ही ये है लेने का कि हमने इसको फेयर वैल्यूएशन परफॉर्म किया हुआ है, इसलिए क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे कंसिडर कर रहे हैं. तो उस केस में जहां फेयर वैल्यूएशन का गेन लॉस जाता है वहीं फॉरेन एक्सचेंज का गेन लॉस जाना चाहिए. तो उस केस में ये फॉरेन एक्सचेंज का गेन लॉस कहां जाएगा? आपका OCI में जाएगा. इसको आप स्टार मार्क कर लेना. सबको समझता है वाला पार्ट कहां जाएगा? ये OCI में जाएगा. इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है. तो उस केस में अगर मैं बात करूं, मेरा मशीनरी ईयर एंड पे कितना दिखने वाला था? सबसे पहले 3 लाख पे डे 1 पे रिकॉर्ड किया था, प्लस 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 फेयर वैल्यूएशन 30,000 पे परफॉर्म किया, प्लस कुछ फॉरेन एक्सचेंज गेन हुआ 27,500 का. तो उस केस में मेरा कितना होगा? 330, 357,500, 357,500. बराबर. ये मेरा मशीन का वैल्यू होगा ईयर एंड पे. ठीक है. ये हो गया मेरा कैरिंग अमाउंट. अब मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ टैक्स रेट भी दिया हुआ है, इसके इंप्लीकेशन का बात कर लेता हूं. ये मेरा होगा कैरिंग अमाउंट. लेकिन अगर मैं बात करूं टैक्स बेस का, टैक्स बेस में ऐसा कोई रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं करते. टैक्स बेस के अंदर ऐसा कोई फेयर वैल्यू गेन लॉस वगैरह का कंसेप्ट होता ही नहीं है. अनरियलाइज गेन लॉस अपन टैक्स बेस में वगैरह बुक करते ही नहीं है. तो उस केस में टैक्स बेस में कैरिंग अमाउंट आपका टैक्स हिसाब से टैक्स बेस कितना हो जाएगा? 3 लाख ही रहेगा. तो उस केस में मेरा डिफरेंस आ गया. डिफरेंस कितना आ गया? 57,500 का आ गया. तो उस केस में कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस कम है. हिंट याद करने का ट्राई करना, ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस. मतलब कैरिंग अमाउंट कम करना है, असेट का कैरिंग अमाउंट कम करना है, मतलब क्या क्रिएट करना है? लाइबिलिटी क्रिएट करना है. तो उस केस में मेरा आ जाएगा इनटू टैक्स रेट के हिसाब से डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी. टैक्स रेट कितना है? एट द रेट 30%. तो मेरा आ जाएगा DTL कितना आ जाएगा? वो 17,250 आ जाएगा. बराबर. 30% 550 बराबर 17,250 आ जाएगा उस केस में. उसके बाद ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस मेरा कैसे आएगा? डिफरेंस मेरा ये हो जाएगा टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस बिकॉज ये DTL है. अगर मैं एंट्री मारने का ट्राई करूंगा तो मैं एंट्री कैसे मारूंगा? DTL क्रिएट करना है, टू DTL डेबिट क्या करूंगा इस केस में? डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस. ये एक्सपेंस को मैं कहां ट्रांसफर करूंगा? ये एक्सपेंस को प्लीज प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर मत करना, OCI में ट्रांसफर करना. बिकॉज इंड AS 12 का लॉजिक ये बोलता है कि ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस अराइज क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ सम रीवैल्यूएशन गेन एंड बिकॉज ऑफ सम फॉरेन एक्सचेंज गेन. ये दोनों गेन कहां गया है? OCI में गया है. तो इसकी वजह से क्योंकि डिफरेंस है 57,500 का, तो ये डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का भी सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? आपका OCI में जाएगा. इसको भी आप वापस क्या मार्क कर लेना? इंपॉर्टेंट स्टेप मार्क कर लेना. इज एवरीवन क्लियर विद दिस? आंसर इज यस. इंपॉर्टेंट स्टेप मार्क कर लेना. सबको समझता है वाला पार्ट? तो कहीं ना कहीं ये एंट्री भी मेरे लिए क्या बन जाती है? LDR एंट्री बन जाती है. इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को LDR मार्क करा हुआ है. बहुत सारे की पॉइंट्स है इसके अंदर. सबको समझता है वाला पार्ट? ठीक है. तो अगर आप देखोगे कैसा बोला हुआ, सबसे पहले सोल्यूशन मेथड, अज्यूम दैट रीवैल्यूएशन मेथड इज फॉलोड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. डे 1 पे रिकॉर्ड किया है 30 जन को. फिर अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेड, ये पेबल्स होना चाहिए बाय द वे, हर जगह मिस्टेक है मॉड्यूल के अंदर, इट शुड बी पेबल्स. ये एंट्री मारा, ये एंट्री मारा, और अपन ने 30,000 का भी ये एंट्री मारा. इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है. उसके बाद हमको सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च 11 का नहीं, 31 मार्च 12 का भी पूछा है. तो 31 मार्च 12 में लिख देता हूँ. 31 मार्च 12 एक साल के बाद. अच्छा, क्वेश्चन में जाकर देखते एक साल के बाद हुआ क्या था. तो वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी रिमेन अनचेंज्ड ऑन 31 मार्च 12. फेयर वैल्यू वगैरह चेंज हुआ नहीं है, मतलब वापस से फेयर वैल्यूएशन परफॉर्म करने का जरूरत है. द आंसर इज नो. उसके बाद प्रिपेयर द, अच्छा उसके एक लाइन पहले भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी, द पेमेंट टू ओवरसीज सप्लायर इज डन ऑन 31 मार्च 12. उसको पेमेंट कर दिया है एंड द एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 12 इज ₹67. कितने के हिसाब से पेमेंट किया है? 67 के हिसाब से पेमेंट किया है. ईयर एंड पे क्लोजिंग रेट पे रीमेजर करने के बाद मेरा ट्रेड पेबल कितने अमाउंट के हिसाब से दिख रहा था? मेरा ट्रेड पेबल दिख रहा था 65 के हिसाब से. याद है ना, अपन ने लॉस बुक किया था 65 के हिसाब से, बट वो अगले साल और बढ़ के 67 हो गया. तो देख लो बहुत सिंपल सी एंट्री, कुछ खास है नहीं. तो हम बोलेंगे टू कैश बैंक. कितना हम कैश पे करेंगे? इसको प्लीज 5,500 के हिसाब से नहीं, 5,000 के हिसाब से ही इसको पे करना है. बराबर. इनटू
67 पर डॉलर, अमाउंट आ जाएगा 3,35,000। डेबिट क्या करूंगा मैं, ट्रेड पेबल्स। मेरा ट्रेड पेबल में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, एक तो 3 लाख प्लस 25,000 जो अपन ने लॉस बुक किया था, इट इज 3,25,000 बराबर। कुछ तो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस क्यों आया, वो डिफरेंस इसीलिए आया बिकॉज करंट ईयर में भी एक्सचेंज रेट बढ़ गई है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, फॉरेन एक्सचेंज लॉस। ये जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में बिकॉज ये ट्रेड पेबल को लेकर कितना रहेगा, वो 10। सबको समझा, ये एक तो एक तरीका हुआ। या फिर आप एक और ऐसा कर सकते हो कि पहले आप क्लोजिंग रेट पे रीमेजर कर लो, पहले आप 67 के हिसाब से रीमेजर कर लो, तो उस केस में आप एंट्री कैसे मारोगे, आप एंट्री मारोगे फॉरेक्स लॉस टू ट्रेड पेबल 10K और 10K बराबर। 10K कैसा आएगा, ₹2 का जो लॉस हो रहा है वो, उसके बाद आप बोल दो ट्रेड पेबल टू कैश बैंक कितना 335, बात तो एक ही है। सबको समझता है वाला पार्ट, ठीक है। ये हो गया सेटलमेंट का बात। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे मशीनरी का बात, मशीनरी का बात करते हैं। मशीनरी इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम बराबर। क्या नॉन मॉनेटरी आइटम को हमने वापस से फेयर वैल्यूएशन वगैरह परफॉर्म किया है क्या इस दिन पे, द आंसर इज नो। व्हाई, बिकॉज फेयर वैल्यू तो सेम है, ठीक है, तो फेयर वैल्यूएशन वगैरह परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। तो उस केस में इसको क्या हमको वापस से क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे रीमेजर करना पड़ेगा, द आंसर इज बराबर, ठीक है। तो उस केस में क्या मशीन का कोई एंट्री आना चाहिए, नहीं। लेकिन कुछ लोग ये बोल सकते हैं, सर आप तो बोल रहे हो कि इसको फेयर वैल्यूएशन परफॉर्म नहीं किया है, शायद इसलिए परफॉर्म नहीं किया है ना क्योंकि फेयर वैल्यू तो सेम रह गई है, फेयर वैल्यू चेंज नहीं हुई है ना। तो आप ऐसा मत बोलो कि फेयर वैल्यूएशन परफॉर्म नहीं किया है, आप ऐसा बोलो फेयर वैल्यूएशन परफॉर्म किया है लेकिन कोई गेन लॉस बुक नहीं किया गया है क्योंकि फेयर वैल्यू तो सेम है बराबर। तो अगर उस लॉजिक के हिसाब से जाएंगे तो मुझे इस मशीन को क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे ऑन 31 मार्च 12 वापस से रीमेजर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं कर लेता हूं रीमेजर, अगर सेकंड अप्रोच फॉलो करते तो कितने से बड़ा है, ₹2 से बड़ा है, तो मैं एंट्री मारूंगा मशीन अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज गेन। एसेट के केस में इंक्रीज तो गेन होता है, तो आप बोलोगे $5,500 इंटू 67 माइनस 65 बराबर। तो उस केस में कितना आ जाएगा, 11,000 और 11,000 बराबर। ये गेन कहाँ जाना चाहिए, ओसीआई में जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्लोजिंग रेट पे रीवैल्यूएशन परफॉर्म किया है, क्यों क्लोजिंग रेट पे रीमेजर किया है, क्यों, बिकॉज इस मशीनरी को हमने कौन से मॉडल पे फॉलो किया है, रीवैल्यूएशन मॉडल पे फॉलो किया है। और रीवैल्यूएशन मॉडल में जो भी गेन है वो कहाँ जाता है, ओसीआई में जाता है। तो इसका भी गेन कहाँ जाना चाहिए, ओसीआई में जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मॉड्यूल में इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया गया है। आई डोंट अंडरस्टैंड द रीजन वाई, कुछ उसका लॉजिक वगैरह भी दिया हुआ नहीं है। सबको समझा मैंने क्या डिस्कस किया। मशीन वाले केस में वापस से रिपीट करता हूँ, मशीन के केस में बिकॉज इट इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम, सबसे पहले ये देखना होता है रीवैल्यूएशन परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। रीवैल्यूएशन जिस दिन पे परफॉर्म किया है उस दिन पे क्लोजिंग एक्सचेंज रेट का वापस से रीमेजरमेंट करना पड़ता है बराबर। तो एक अजम्पशन तो ये है क्योंकि फेयर वैल्यू सेम है तो रीवैल्यूएशन वापस से परफॉर्म नहीं हुआ है। अगर वो परफॉर्म नहीं हुआ है तो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे 67 पे रीमेजर करने का जरूरत नहीं है। सेकंड अजम्पशन ये हो सकता है कि क्योंकि फेयर वैल्यू सेम है तो रीवैल्यूएशन परफॉर्म तो हुआ है लेकिन कोई गेन बुक नहीं हुआ है बराबर। तो उस केस में क्योंकि रिवैल्यूएशन परफॉर्म तो हुआ है तो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे वापस रीमेजर करना चाहिए। लेकिन अगर रीमेजर कर रहे हो तो उस केस में जो गेन आएगा वो गेन ओसीआई में जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहाँ ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया है। तो ये एक चीज है, एग्जाम में आए तो क्या किया जाए, हो सके तो मॉड्यूल फॉलो करो, कुछ छेड़छाड़ करने का जरूरत मत करो। बट मैंने आपको बता दिया कि राइट आंसर क्या होना चाहिए उस केस में, राइट। तो आप चाहो तो आप ये जो मैंने यहाँ बनाया है या आप चाहो तो लिख सकते हो बाजू में ऑल्टरनेटिव वे में। अगर इसका कुछ करेक्शन वगैरह आएगा तो मैं आपको वो यूट्यूब के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा, बट एज ऑफ नाउ तो इसका कुछ रेक्टिफिकेशन नहीं आया है। तो ये एंट्री तो सबको समझ गई, ट्रेड पेबल होना चाहिए अगेन बराबर, टू बैंक और मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये ओसीआई होना चाहिए बेसिकली अगर कर भी रहे हैं। सबको समझता है वाला पार्ट, यस। सो वी आर ऑल्सो डन विथ इंड AS 21, that is effects of changes in foreign exchange rates. So let's again take a small break of 2 to 3 minutes. चलो, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद इंड AS 23। हमने इसके पहले इंड AS 21 कंप्लीट कर लिया, अभी हम इंड AS 23 के साथ स्टार्ट करेंगे। कुछ कंसेप्ट्स इसके अंदर ऐड हुए हैं और उसके अलावा कुछ इलस्ट्रेशंस भी ऐड हुए हैं, हम दोनों को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो इलस्ट्रेशंस ऐड हुए हैं उसमें भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन सा इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, राइट। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट्स जो भी ऐड हुए हैं इंड AS 23 के अंदर। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, डिविडेंड पेएबल ऑन शेयर्स क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लाइबिलिटी। अच्छा, इंड AS 23 है कौन सा, प्लीज मेरे को हार्ट अटैक मत देना ये बोल के आपको नाम भी नहीं पता है। इंड AS 23 इज बोरिंग कॉस्ट, राइट। अब
बोरोइंग कॉस्ट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जनरली जो भी इंटरेस्ट का जो भी खर्चा होता है वो हम एक्सपेंस आउट करते हैं। बट अगर कोई भी इंटरेस्ट का खर्चा, कोई भी इंटरेस्ट का एक्सपेंस अगर हमने किसी क्वालिफाइंग असेट के नेचर में इंकर किया है तो हम उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करते हैं, राइट। इंटरेस्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है, जो भी आप लोन लेते हो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो भी पे करेंगे वो आ जाता है। लेकिन वो बोलता है अगर 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 आपने ना पैसा रेस करने के लिए इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, राइट, या कोई भी तरह के शेयर्स इशू किए और उस पर अगर आप डिविडेंड पे करते हो, राइट, तो उस केस में जो डिविडेंड है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बोरिंग कॉस्ट। मतलब हम डिविडेंड को एक बोरिंग कॉस्ट मान के कैपिटलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है बोरिंग कॉस्ट के अंदर। लेकिन अब इन लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, डिविडेंड पेएबल ऑन शेयर्स क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर के अंदर ये चीज तो जरूर पढ़ी है कि अगर आपने कोई प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, अगर आपने क्या इशू किया, प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकता है, बराबर। लाइबिलिटी कब होता है, जब आपको डिविडेंड भी कंपलसरीली पे करना और प्रिंसिपल भी कंपलसरीली पे करना है, रीपे करना ही है, और वो कन्वर्टेबल वगैरह नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, लाइबिलिटी होगा, बराबर। तो उस केस में प्रिंसिपल रीपे करना है, डिविडेंड भी पे करना है, तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर्स क्या होगा, लाइबिलिटी। तो उस केस में भले ही प्रेफरेंस शेयर्स पे जो भी हम रिटर्न देते हैं इन्वेस्टर्स को वो हम बोलते तो डिविडेंड है, बराबर, बोलने के लिए वो डिविडेंड है, लेकिन क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को हमने क्लासिफाई किया था एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, तो ऐसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी के ऊपर अगर आप उनके इन्वेस्टर्स को कुछ भी रीपेमेंट करते हो तो भले ही उसका नाम डिविडेंड है लेकिन इसका नेचर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का हो जाएगा। तो उस केस में अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी के ऊपर, वो भले ही डिवेंचर हो सकता है, वो भले ही प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है, बराबर। तो इन शॉर्ट अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी के ऊपर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड पे किया है तो उस केस में उस डिविडेंड को हम इंटरेस्ट के नेचर का ही मानकर उसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर यही प्रेफरेंस शेयर्स को हमने एज अ इक्विटी क्लासिफाई किया होता तो उस केस में हम इस पे जो भी डिविडेंड पे करेंगे उसको हम बोरिंग कॉस्ट नहीं मान सकते थे। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस। तो ये था इसका कंसेप्ट, फटाफट से एक बार इसको रीड कर लेना। प्लीज एक बात का ध्यान रखो, सीए फाइनल पास करने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्फ स्टडी। तो सर क्लासेस की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्लासेस की जरूरत पड़ती है गाइडेंस के लिए, बिकॉज कभी कभी कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद पढ़ के आपको नहीं समझेंगे, और समझ भी जाएंगे तो भी उसका बहुत टाइम कंज्यूम करके बैठ जाओगे, राइट। जो भी रेलिवेंट पोर्शन है, रेलिवेंट नोट्स है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्या है, वो सब के लिए क्लासेस की जरूरत पड़ती है। बट एट द एंड इट everything boils down to how you do your self study with that guidance, right। तो उस केस में इसलिए एक बात का ध्यान रखना, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस केस में सिर्फ मेरे पढ़ने के बाद लेक्चर सुन सुन के आगे मत बढ़ते हुए चलना, खुद एक बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। इसलिए जैसे मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, फटाफट वीडियो पॉज करो, पॉइंट नंबर 1 पढ़ लो, बराबर। नहीं करना है मत करो, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं सीए पास हो चुका हूं, मेरा कुछ नहीं जाएगा। बट मैं जनरली दिल से चाहता हूं कि आप सब भी सीए पास हो जाए, बिकॉज मुझे पता है कि सीए पास होने के बाद एक मिडिल क्लास इंसान के लाइफ में कितना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, राइट। वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही चेंज हो जाता है पूरा उस केस में, राइट। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग, जितने भी लोग सीए कर रहे हैं, वो अच्छे से सीए बन जाए। इसलिए प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करो, बिकॉज क्योंकि मैं अभी इतने साल से टीचिंग कर रहा हूँ, तो देर आर फ्यू टिप्स विच आई नो कि जो आपको क्लियर करने में हेल्प करेगी। आउट ऑफ दो टिप्स दिस इज वन ऑफ देम। ओके, चलो ठीक है। आगे बढ़ जाते पॉइंट नंबर बी की तरफ। पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है, कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट इन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट इन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 रीड करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, देयर मे बी अ सिचुएशन वेयर borrowings are taken by one company and qualifying asset is developed by another company within a group। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ क्या बात करें, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट इन केस ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें हमने पहला पॉइंट ये देखा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक है ए लिमिटेड, ये है पेरेंट कंपनी, और एक है एटी लिमिटेड विच इज अ सब्सिडरी कंपनी। एक काम करते हैं, पेरेंट कंपनी को अपन एके लिमिटेड बना देते हैं, तो एके लिमिटेड हो गई पेरेंट, एटी लिमिटेड हो गई सब्सिडरी। आइडियली इट इज द अदर वे राउंड, बराबर। एके मतलब ऑफ कोर्स एंड एटी मतलब माई बाप, ठीक है, जो भी है। तो एके इज द पेरेंट, एके लिमिटेड इज द पेरेंट कंपनी, एटी लिमिटेड इज द सब्सिडरी कंपनी,
ठीक है, आगे बात करते हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट ने लोन लिया, कहां से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, ठीक है, और सब्सिडरी बना रहा है क्वालिफाइंग असेट। तो उस केस में क्या सब्सिडरी अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस क्वालिफाइंग असेट बनाने के लिए पता है प्रोसीड्स कौन सा यूज कर रहा है, पेरेंट ने जो पैसे रेज किए वो प्रोसीड्स यूज कर रहा है, बराबर। लोन सब्सिडरी ने लिया क्या, द आंसर इज नो, लोन तो पेरेंट ने लिया है, लेकिन क्वालिफाइंग असेट कौन बना रहा है, सब्सिडरी बना रहा है। तो क्या सब्सिडरी ने इंटरेस्ट कॉस्ट इंकर किया अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, द आंसर इज नो। क्या पेरेंट ने इंटरेस्ट कॉस्ट इंकर किया, द आंसर इज यस, लेकिन क्या पेरेंट ने क्वालिफाइंग असेट बनाया, द आंसर इज नो। इसका मतलब क्या पेरेंट इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर सकता है, द आंसर इज नो। क्या सब्सिडरी अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर सकता है, द आंसर इज नो। लेकिन अगर मैं बात करूं सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से, सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पेरेंट सब्सिडरी को अलग अलग नहीं एज अ ग्रुप एंटिटी देखेंगे। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही ग्रुप ने लोन लिया है और एक ही ग्रुप ने क्या किया है, क्वालिफाइंग असेट बनाया है। तो उस केस में ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम जो भी इंटरेस्ट इंकर करेंगे उसको क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस। तो देखो अभी जितना मैंने समझाया वो सब यही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या बोलता है, बोरिंग्स आर टेकन बाय वन कंपनी, क्वालिफाइंग असेट इज डेवलप्ड बाय अनदर एंटिटी विद इन अ ग्रुप। इट मे बी अप्रोप्रिएट टू कैपिटलाइज इंटरेस्ट इन द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। However, the entity carrying out the development should not capitalize any interest in its own financial statements as it has no borrowings. सबको इतना वाला पार्ट समझता है? मतलब सब्सिडरी अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ भी कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकता, ना ही पेरेंट कर सकता है इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बट सीएफएस में डेफिनेटली कर सकते हैं, बिकॉज सीएफएस में ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है। उसके अलावा ये तो थे हमारे ये वाले पॉइंट्स। अब ये पॉइंट इज डिफरेंट, ये अलग पॉइंट है, ये ऊपर वाले पॉइंट, ये जो ऊपर डिस्कस किया उससे रिलेट नहीं करता, ये अलग सा पॉइंट है। प्लीज ध्यान से देखना क्या बोलता है वो। ये बोलता है इफ हाउएवर द एंटिटी हैज इंट्रा ग्रुप बोरोइंग्स। इंट्रा ग्रुप बोरोइंग्स का मतलब समझने का ट्राई करना। अभी नया एग्जांपल लेता हूं। एक है AK लिमिटेड और एक है XYZ लिमिटेड, बराबर। AK ऑफ कोर्स AK इज ऑलवेज अ पेरेंट कंपनी, बराबर, एंड XYZ इज अ सब्सिडरी कंपनी, बराबर। अब सब्सिडरी बना रहा है क्वालिफाइंग असेट। अब क्वालिफाइंग असेट बनाने के लिए सब्सिडरी ने लोन किससे लिया, लोन लिया पेरेंट से। पेरेंट के पास बहुत पैसा पड़ा था, सब्सिडरी ने बताया कि लोन टेकन फ्रॉम पेरेंट। इसको बोलते हैं इंट्रा ग्रुप बोरोइंग्स। तो उस केस में अब क्या हम सब्सिडरी के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। क्या सब्सिडरी के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई लोन है? द आंसर इज यस। किससे लिया फर्क नहीं पड़ता, लोन है कि नहीं है, लोन तो है। क्या उसका कोई क्वालिफाइंग असेट है? द आंसर इज यस। तो इस केस में जो इंटरेस्ट है क्या उसको कैपिटलाइज कर सकता है? द आंसर इज यस। सबको समझता है वाला पार्ट? देखो ये बोलता है if however the entity has intra-group borrowings, then interest on such borrowing may be capitalized in its own financial statements. सबको समझा है वाला पार्ट? ठीक है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंटरेस्ट वगैरह होएगा ही नहीं, बिकॉज ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एक ने लोन दिया, एक ने लोन लिया, वो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होकर एलिमिनेट ही हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बात किया हुआ है। सबको समझता है बी वाला पॉइंट? ठीक है। अब सी वाला पॉइंट डिस्कस करने के पहले बी वाले पॉइंट को लेकर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारे एडिशनल क्वेश्चंस वाले कंटेंट में। बोरोइंग कॉस्ट में अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन ऐड किए जो एग्जाम में आने लायक तो नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। तो प्लीज एक बार जस्ट रीड कर लेना। अपन यहाँ रीड करके टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50, 51, 52, 53 एंड 54, ये 4-5 क्वेश्चन आप रीड कर लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन बता रहा हूँ, इतने कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ो मत, एक बार रीड कर लो। हार्डली वो लगेगा आपको 5 मिनट्स। मैं कराऊंगा तो मैं हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे वो 25-30 मिनट लग जाएंगे, इसलिए आपको पढ़ने बोल रहा, फटाफट हो जाएगा आपसे वो, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, विच इज इलस्ट्रेशन नंबर 55, मार्क इट एज LDR। अगर एडिशनल क्वेश्चन में से इंडेक्स 23 में से कोई क्वेश्चन आना है तो वो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है, आ जाओ मेरे साथ, हम क्वेश्चन रीड करते हैं फटाफट। इन अ ग्रुप विथ पेरेंट कंपनी P, देयर आर 3 सब्सिडरीज विद द फॉलोइंग बिजनेसेस A, B, C। ए क्या करता है, रियल एस्टेट कंपनी चलाता है, B चलाता है कंस्ट्रक्शन कंपनी, C चलाता है फाइनेंस कंपनी। मतलब एक P है और P की है 3 सब्सिडरी A, B और C।
ए चलाता है रियल एस्टेट, बी चलाता है कंस्ट्रक्शन, सी चलाता है फाइनेंस। ठीक है, क्या बोलता है, पेरेंट कंपनी हैज नो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ इट्स ओन बट परफॉर्म्स मैनेजमेंट फंक्शंस फॉर इट्स सब्सिडीज। मतलब पी का कुछ खुद का धंधा नहीं है, वो सिर्फ एबीसी को मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वाली सर्विसेज देता है। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश मैनेजमेंट इन द ग्रुप आर कोऑर्डिनेटेड सेंट्रली। ठीक है, फाइनेंस कंपनी इज अ व्हीकल यूज्ड बाय ग्रुप सोनली फॉर रेजिंग फाइनेंस। मतलब फाइनेंस कंपनी सिर्फ फाइनेंस रेज करता है और कुछ भी काम नहीं करता है। ऑल एंटिटीज इन द ग्रुप प्रिपेयर इंड एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वेरी गुड, आगे बात करते हैं। The following information is relevant in the current reporting period, that is 11 and 12। सबसे पहले किसका बात करता है, रियल एस्टेट कंपनी मतलब ए लिमिटेड का बात करता है। सबसे पहले हम ए लिमिटेड वाले का बात कर लेते हैं। देखो क्या बोलता है, बोरिंग्स ऑफ 10 lakhs विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%। मतलब ए ने क्या किया, ए ने 10 लाख की बोरिंग ली है 7% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। आगे बात करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट्स ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू हाउ मच, 15,40,000। मतलब क्वालिफाइंग असेट पे खर्चा भी किया है, कितने का खर्चा किया है, 15,40,000 का खर्चा किया है। आगे, ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क्स वर परफॉर्म्ड बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनी। मतलब ये रियल एस्टेट का जो भी काम है वो कौन परफॉर्म करता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी परफॉर्म करता है। अगर आपको मालूम होगा तो कंस्ट्रक्शन कंपनी भी एक ग्रुप की ही कंपनी है जो है बी लिमिटेड परफॉर्म करता है। अमाउंट्स इनवॉइस टू रियल एस्टेट कंपनी इंक्लूड 10% प्रॉफिट मार्जिन। मतलब रियल एस्टेट कंपनी जो भी कंस्ट्रक्शन करवाता है वो बी लिमिटेड से करवाता है, और बी लिमिटेड उसको जो भी कंस्ट्रक्शन है वो कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन पे बताती है, और वो अमाउंट है कॉस्ट प्लस 10% का प्रॉफिट मार्जिन। तो आइडियली ये जो भी खर्चा बी लिमिटेड ने बिल भेजा है रियल एस्टेट वाले को, दिस इज नथिंग बट अ सेल्स प्राइस। मतलब ये आप बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट 110%। Why? Because this includes already the 10% प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, हम यहाँ सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे, एक बार के लिए भूल जाओ कि ऐसा कोई इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन था। आप ऐसा समझ के चलो कि रियल एस्टेट इज अ सेपरेट एंटिटी, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात पहले कर लेते हैं। आ जाओ इधर, सबसे पहले हम बात करेंगे ए लिमिटेड, जो कि कौन सी कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी है। बराबर, भूल जाओ कि उसने कोई इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन वगैरह किया, छोड़ दो। मुझे बताओ सबसे पहले, क्या ये कोई क्वालिफाइंग असेट डेवलप कर रहा है, द आंसर इज यस। क्या इसने कोई लोन लिया है, द आंसर इज यस। और ये कौन सी तरह की बोरोइंग है, जनरल बोरोइंग है। बराबर, जनरल बोरोइंग वाले केस में हम क्या कंप्यूट करते हैं, कैपिटलाइजेशन रेट कंप्यूट करते हैं। बराबर, लेकिन इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही बोरोइंग है, तो इसका कैपिटलाइजेशन रेट वही कितना रहने वाला है, 7% रहने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद इसने लोन कितने का लिया है, लोन लिया है 10 lakhs का। बराबर, इस पे कितना इंटरेस्ट इंकर किया है, 10 lakhs इंटू 7% विल गिव मी 70,000। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि खर्चा कितने का किया है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड। तो जनरली अगर हम देखेंगे तो एक्सपेंडिचर इंकर्ड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15,40,000। बराबर, तो जनरली हम क्या करते हैं, जब भी आप कोई क्वालिफाइंग असेट के रिलेशन में खर्चा इंकर करते हो तो इस खर्चे के ऊपर आप जो भी कैपिटलाइजेशन रेट है वो लगा देते हो। तो आप बोलते हैं इंटू 7%। मेरे को एक बार अमाउंट निकालना पड़ेगा, इधर यही देखो कैलकुलेटर आ जाएगा, तो कैलकुलेटर। बराबर, तो अगर हम देखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 15,40,000 इंटू 7%, विच गिव्स मी 1,07,800। बराबर, तो आइडियली एक्सपेंडिचर इंकर्ड के हिसाब से कैपिटलाइजेशन रेट लगाकर मेरा बोरिंग कॉस्ट कितना आता है, 1,07,800। तो आप बोलोगे सर इतना का इतना क्या कर दो, कैपिटलाइज कर दो। लेकिन एक बात समझो कि आपने आइडियली कैपिटलाइज कितना कर सकते हो, जितना एक्चुअल में इंकर किया है या फिर जितना आपका एलिजिबल है, विच एवर इज लोअर। एलिजिबल तो आप 1,07,000 के लिए हो, लेकिन आपने बोरिंग कॉस्ट ही कितना इंकर किया है, बोरिंग कॉस्ट ही 70,000 इंकर किया है। तो उस केस में जब आपने इंकर ही 70 किया है तो आपको 1,07,000 कैसे अलाउ कर सकते हैं ना यार। तो उस केस में आप कैपिटलाइज 1,07,000 नहीं करोगे, आप कितना कैपिटलाइज करोगे, कैपिटलाइज करोगे ओनली 70,000। हाँ, अगर सपोज मैंने ये इंकर किया होता 1,40,000, बराबर, और आपका एलिजिबिलिटी आता सिर्फ 1,07,000 का, तो हम कैपिटलाइज कितना करते हैं, सिर्फ 1,07,000 कैपिटलाइज करते हैं। इज एवरीवन क्लियर विद दिस, द आंसर इज यस। तो हम कैपिटलाइज कितना करेंगे, 70,000 कैपिटलाइज करेंगे। ओके, डन। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, विच इज रियल एस्टेट कंपनी कैसा अकाउंटिंग करेगा, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। तो कैपिटलाइज करेगा ओनली 70,000। आगे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। नो बोरिंग्स ड्यूरिंग द पीरियड, इसने कोई लोन वगैरह लिया है, नहीं, बोरिंग ही लिया नहीं है।
फाइनेंस्ड ₹10 lakhs ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट यूजिंग इट्स ओन कैश रिसोर्सेज। लोन लिया क्या? नहीं, लेकिन क्वालिफाइंग असेट है, हाँ है। इस पे कोई खर्चा किया? 10 लाख का खर्चा किया। कहां से फाइनेंस किया? खुद के पैसे यूज करके। जब आपने कोई लोन ही नहीं लिया है तो कोई बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने का सवाल उठता है क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज लोन लोगे तभी तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज करने का बात करोगे ना। यहाँ तो खुद के पैसे यूज करके क्वालिफाइंग एसेट बनाया, तो कोई बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने का सवाल उठता ही नहीं। सबको समझा? तो इसके इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देयर विल बी नो इफेक्ट। आप सीधा सीधा लिख के बता देना कि खुद के पैसे यूज करके क्वालिफाइंग एसेट बनाया है, नो बोरोइंग कॉस्ट, नो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, कहानी खत्म। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंस कंपनी। रेज्ड हाउ मच? रेज्ड 20 lakhs एट 7% पर एनम एक्सटर्नली, मतलब इसने लोन तो रेस किया एंड इशूड अ लोन टू पेरेंट कंपनी फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एट द रेट ऑफ 8%। खुद लोन लिया 7% पे, पेरेंट को दिया 8% पे। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में बात करेंगे, फाइनेंस कंपनी के इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। क्या इसने कोई क्वालिफाइंग एसेट लिया? द आंसर इज नो। लोन तो लिया है, लेकिन लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज सिर्फ तब होता है जब कोई क्या होता है, जब कोई क्वालिफाइंग असेट के ऊपर उसको खर्चा इंकर किया होता है। यहाँ लोन तो लिया है लेकिन कोई क्वालिफाइंग असेट नहीं है, तो देयर विल बी नो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग। सबको इतना वाला पार्ट समझता है? परफेक्ट। तो अगर हम देखेंगे अकाउंटिंग, एटलीस्ट इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बात कर लेते हैं। अच्छा, पेरेंट के भी तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे ना। देखते क्या बोलते हैं। पेरेंट कंपनी यूज लोन फ्रॉम फाइनेंस कंपनी टू एक्वायर अ न्यू सब्सिडरी, मतलब जो लोन लिया है इसने लोन तो लिया है, लेकिन क्या क्वालिफाइंग असेट के रिलेशन में लोन को यूज किया? द आंसर इज नो। सब्सिडरी को अक्वायर करना क्वालिफाइंग असेट का डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है। क्वालिफाइंग असेट का डेफिनेशन बोलता है विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज, तो वो डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है। लोन तो लिया है लेकिन क्वालिफाइंग असेट नहीं है। उसके बाद नो क्वालिफाइंग असेट अपार्ट फ्रॉम दोज इन रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। पेरेंट कंपनी डिड नॉट यूज एनी लोन्स टू, डिड नॉट इशू एनी लोन टू अदर एंटिटीज ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब पेरेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही वो इंटरेस्ट कॉस्ट तो इंकर कर रहा है लेकिन क्वालिफाइंग असेट नहीं है, तो यहाँ भी कोई कैपिटलाइजेशन नहीं होने वाला है। तो ये तो हमने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ डिस्कस कर लिया, लेकिन 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 हम ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ईच ऑफ 4 एंटिटीज फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड। ग्रुप एंटिटीज का पूछा नहीं है, लेकिन अगर आप सोल्यूशन देखोगे तो ग्रुप एंटिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोल्यूशन दिया गया है, तो इसलिए हम इसको भी डिस्कस करेंगे। बट पहले इंडिविजुअल एंटिटीज का बात कर लेते हैं। फाइनेंस कंपनी में जैसे मैंने बताया नो कैपिटलाइजेशन, आपने देखा रहेगा यहाँ लोन तो लिया है लेकिन क्वालिफाइंग असेट नहीं है। रियल एस्टेट वाले केस में 70,000 कैपिटलाइज होगा, मैंने आपको अमाउंट निकाल के भी बता दिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी में बोला गया कि कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्वालिफाइंग असेट तो लिया है लेकिन 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 कोई भी लोन वगैरह लिया नहीं है, बराबर। और उसके बाद पेरेंट का भी इंडिविजुअल में कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट कंपनी। प्लीज अभी यहां ध्यान देना, ये आ रहा है आपका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, यहां ध्यान देना प्लीज। इधर आ जाओ। अब हम सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिविजुअली सब एसेस करना छोड़ देना, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ग्रुप को देखें, मैं पहले ये सब कचरा पट्टी मिटा दूं ताकि क्वेश्चंस थोड़ा सा बेटर विजिबल हो जाए। ठीक है, अब ध्यान देना, प्लीज कॉम्प्लिकेट करने का कोशिश मत करना, ध्यान देना सब ध्यान अच्छे से। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप में कौन कौन आ गया? ए बी सी और पेरेंट। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वालिफाइंग असेट है? तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो रियल एस्टेट का क्वालिफाइंग असेट है, कितना खर्चा किया? 15,40,000, ठीक है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भी क्वालिफाइंग असेट पे खर्चा किया था, खुद का पैसा यूज किया, वो छोड़ दो, क्वालिफाइंग असेट था कि नहीं था? था। तो 2 क्वालिफाइंग असेट है ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन क्वालिफाइंग असेट कितने हैं? 2। एक तो है 15,40,000 और एक है 10 लाख। करेक्ट। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये 15,40,000 आप एज इट इज नहीं लिख सकते, बिकॉज दिस इंक्लूड्स इंटर कंपनी प्रॉफिट।
बराबर, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने चार्ज किया रियल एस्टेट कंपनी को। तो उस केस में जब आप ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इंटर कंपनी प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम मैं बोल दूं दिस 15,40,000 वाज इंक्लूडिंग प्रॉफिट, तो दिस वाज नथिंग बट 110%। तो मुझे तो प्रॉफिट मार्जिन निकालने का है, तो इसमें से -10% मत कर देना, 10% वाज ऑन कॉस्ट, दिस इज सेल प्राइस। तो उस केस में इतना बेसिक लॉजिक आपको आना चाहिए। तो उस केस में आप कैसे करोगे, आप बोल दोगे सिंपली 15,40,000 डिवाइड बाय 110% विच विल गिव यू 14 lakhs, बराबर। तो उस केस में ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलेंगे कि हमने क्वालिफाइंग असेट पे खर्चा कितना किया है, एक तो 14 lakhs किया है और एक 10 lakhs किया है, बराबर। उसके बाद ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप में कितनी जनरल बोरिंग्स है, कोई स्पेसिफिक बोरिंग है, द आंसर इज नो। जनरल बोरिंग्स कितनी है, टोटल 2 जनरल बोरिंग्स है, बराबर। एक तो किसने ली थी, एक तो ली थी रियल एस्टेट ने, कितनी 10 lakhs 7% के हिसाब से। तो मैं बोलता हूं एक थी जनरल बोरिंग 10 lakhs 7% के हिसाब से, और एक इसने तो लिया नहीं कोई बोरिंग, एक लिया था फाइनेंस कंपनी ने, कितना 20 लाख 7% के हिसाब से। तो मैं बोलता हूं 20 लाख से 7% के हिसाब से, बराबर। अच्छा, आप बोलोगे सर एक पेरेंट कंपनी का भी बोरिंग था। सर पेरेंट कंपनी ने जो बोरिंग लिया था वो किससे लिया था, फाइनेंस कंपनी से ही लिया था। मतलब फाइनेंस कंपनी ने 20 लाख लिया लोन और उसी 20 लाख को पेरेंट कंपनी को दे दिया। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक ही लोन हुआ ना, वो 2 लोन नहीं हुआ, बराबर। और वो भी 7% पे हुआ, बिकॉज वो ग्रुप में 8% पे दिया गया है। तो ग्रुप के ट्रांजैक्शन को तो कर दो एलिमिनेट। सिर्फ देखो बाहर वालों के साथ क्या ट्रांजैक्शन हुआ ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर वालों के साथ एक ही ट्रांजैक्शन 20 लाख का लोन लिया 7% के हिसाब से। तो ये जनरल बोरिंग्स है। तो अगर आप इसका कैपिटलाइजेशन रेट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आप बोलोगे 70,000 इसका इंटरेस्ट आया, इसका आया 1.4 lakhs। कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए आप बोलोगे इंटरेस्ट डिवाइड बाय टोटल बोरिंग्स। तो मेरा इंटरेस्ट है 2.1 lakhs डिवाइड बाय 30 lakhs, तो वह अल्टीमेटली कितना आने वाला है 7%, बिकॉज दोनों लोन 7% पे ही है। तो कैपिटलाइजेशन रेट इज 7%, बराबर। अभी हमको क्या करना है, हमको देखना है बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। तो कैसे निकालेंगे ये, हम देखेंगे कितने कितने खर्चे किए थे हमने। हमने ऊपर लिखा है, एक तो 14 लाख पे खर्चा किया, प्लस 10 लाख का खर्चा किया, टोटल किया 24 लाख का खर्चा। इस पे लगा दो आपका कैपिटलाइजेशन रेट, तो कितना था वो 7%। अमाउंट कितना आएगा, तो यहां देख लेते, 24 lakhs इंटू 7% will give me 1,68,000। दिस इज द एलिजिबल कैपिटलाइजेशन अमाउंट। अच्छा, कितना अपन ने इंटरेस्ट इंकर किया है, तो मैं बोलता हूं मैंने 2.1 लाख का इंटरेस्ट इंकर किया है। कितना 2.1 लाख का इंटरेस्ट इंकर किया है। अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट तो 2.1 का इंकर किया है, लेकिन एलिजिबल सिर्फ कितने के लिए, हम एलिजिबल सिर्फ 1.68 के लिए है। तो कितना बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे, तो बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड विल बी 1,68,000। सबको समझता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1,68,000 का अमाउंट। अब कुछ लोग के मन में डाउट आएगा कि सर ये 10 लाख के ऊपर आपने कैपिटलाइजेशन कैसे लगा दिया, क्योंकि ये 10 लाख का जिसने भी खर्चा किया, जिस कंपनी ने खर्चा किया, उसने तो अपने खुद के पैसे लेकर खर्चा किया, बराबर। तो ये 10 लाख पे जो भी इंटरेस्ट है वो कैसे एलिजिबल हो गया। हम यहाँ ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट दिया गया है कि अगर ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी खर्चा वो करते हैं क्वालिफाइंग असेट के ऊपर, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी खर्चा करते हैं क्वालिफाइंग असेट के ऊपर, और उस ग्रुप में कुछ जनरल बोरिंग्स है, तो उस क्वालिफाइंग असेट के खर्चे के ऊपर बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन अलाउड हो जाएगा। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट अवेलेबल है। सबको समझता है वाला पार्ट, यस। तो देख लो कंसोलिडेशन में क्या होता है। टोटल जनरल बोरिंग्स 30 लाख से, मैंने बताया आपको कैसे आई वो 10 और 20 लाख। टोटल इंटरेस्ट इज 2.1 लाख, आपको बताया मैंने कैसे आया। उसके बाद वो प्रॉफिट मार्जिन वगैरह एलिमिनेट किया है, 14 लाख 10 लाख। टोटल एक्सपेंडिचर आया 24 लाख का, कैपिटलाइजेशन रेट 7%, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल 1.68 लाख। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द ग्रुप आर हायर देन द बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल, तो हम कितना से कैपिटलाइज करेंगे 1.68 लाख। आई होप मेरा प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा, राइट। सो दिस कंप्लीट्स आवर बोरिंग कॉस्ट का डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन। एक कंसेप्ट डिस्कस करना बाकी है, वो कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। सबको ये वाला पार्ट समझा, प्लीज इस क्वेश्चन को एलडीआर मार्क करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 मार्क का डेफिनेटली आ सकता है, हर एक मार्क के लिए एक एंटिटी का अकाउंटिंग हो जाएगा, बराबर। ये वाला पार्ट था आपका, बी वाले पार्ट के ऊपर एक क्वेश्चन भी है, बढ़िया हो गया। अब आते हैं हम सी वाले पार्ट के ऊपर, दैट इज सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन फॉर मैच्योरिंग इन्वेंट्री। सेसेशन का मतलब कैपिटलाइजेशन करना स्टॉप कब करेंगे, ध्यान से सुनना एक बात। बोरोइंग कॉस्ट
हम कब तक कैपिटलाइज करते हैं? व्हेन असेट इज रेडी फॉर यूज, या फिर व्हेन असेट इज बीइंग यूज्ड। दोनों में फर्क है। ऐसा पॉसिबल है कि असेट रेडी हो गया था फेब में और यूज करना शुरू किया हमने अप्रैल में, तो हम कैपिटलाइजेशन कब तक कर सकते हैं? फेब तक कर सकते हैं कि अप्रैल तक कर सकते हैं? तो हम कैपिटलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ फेब तक कर सकते हैं, मतलब व्हेन द असेट इज रेडी फॉर यूज। सबको समझा ये वाला पार्ट? ठीक है। अब सुनना क्या बोलता है। मैच्योरिंग इन्वेंटरीज का मतलब क्या होता है? आपने इसका नाम सुना है? ये जब अपन ऐसा करते हैं इसका मतलब होता है दारू, खंबा। तो खंबा अपन बोलते हैं ना वाइन, जितनी पुरानी उतनी अच्छी। जो पीते हैं उनको पता है, मैं तो पीता नहीं, पता नहीं, ये तो मैंने सुना है, पिक्चरों में सुना है मैंने। ऐसी नजर मत देखो, मैं नहीं पीता ये सब, ठीक है। हाँ, मैच्योरिंग इन्वेंटरीज हम बोलते हैं वाइन जितनी पुरानी उतनी अच्छी। मतलब वाइन को हम कुछ सालों के लिए, बहुत सालों के लिए स्टोर करते हैं, तभी जाकर उसका टेस्ट एकदम उभर के आता है, एकदम टेस्टी लगती है, बराबर, ठीक है। तो उस केस में अब वाइन तो बनते हुए चल रही है, वो बोलते हैं जितनी पुरानी उतनी अच्छी। तो उस केस में अब वाइन कब रेडी फॉर यूज हो गई, कब रेडी फॉर कंजम्पशन हो गई, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? बिकॉज आप तो बोलते हो जितनी पुरानी उतनी अच्छी, तो वो 8 साल पुरानी होगी तभी भी वो कंज्यूम हो सकती है। लेकिन अगर वो 10 साल पुरानी होगी तो वो और टेस्टी होगी, वो तभी भी कंज्यूम हो सकती है। तो उस केस में रेडी फॉर यूज कब मानेंगे? 10 या 8 ईयर्स? कुछ लोग बोलेंगे सर 8 ईयर्स में, बिकॉज वो रेडी फॉर यूज तो हो गई। लेकिन मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि 10 ईयर्स में वो और बेटर वे में रेडी फॉर यूज हुई ना, वो और एनहांस होकर रेडी हुई। तो मेरा टारगेट एज ए कंपनी था कि मैं 10 साल तक रखूं उसको, बराबर। तो यहाँ थोड़ा सा एक क्या था, वल्नरेबिलिटी था कि ऐसे इन्वेंटरीज के केस में जहां समझता ही नहीं कि वो रेडी फॉर यूज कब हो गया, तो उस केस में कैपिटलाइजेशन कब तक अलाउड होना चाहिए, बराबर। सबको समझा प्रॉब्लम क्या था इसके अंदर? प्रॉब्लम समझ जाएगा तो सोल्यूशन इजीली समझ जाएगा। देखो क्या बोलता है, फॉर मैच्योरिंग इन्वेंटरीज इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू डिटरमाइन व्हेन द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन एंड्स, that is when inventories are being held for sale as opposed to being held to mature. आगे example, whiskey wine is matured after 3 years but goes on improving with age for many years, बराबर। 3 साल में रेडी तो जनरली हो जाती है, बट 4 साल में और टेस्टी, 5 साल में और टेस्टी, 6 साल बाद तो मजा ही आ जाएगा चखने के साथ, है ना। चलो ठीक है, कुछ लोग का मूड बन रहा है उधर, प्लीज मूड मत बनाओ, सीए बनने में ध्यान दो। आगे, provided that it is consistent with the entity's business model to hold such items so that they mature further, it would seem acceptable to continue to add borrowing cost to the value of such maturing inventories for as long as it can be demonstrated that particular item of inventories continues to increase in value solely on account of increasing age rather than market fluctuations or inflation। अब बोलोगे सर बहुत बता दिया, इसका मतलब समझा तो कुछ समझ में नहीं आया। ध्यान से देखना, वो बोलता है विस्की जनरली रेडी होती है 3 इयर्स में, बराबर। तो कैपिटलाइजेशन 3 इयर्स तक रखे या आगे के पीरियड का भी कर सकते हैं। तो वो एक क्वेश्चन पूछता है, स्टैंडर्ड बोलता है सबसे पहले आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि अगर आप 4 साल तक रखते हो तो क्या ये जो भी विस्की है वो वैल्यू में और ऐड होती है क्या? वैल्यू में ऐड होने का मतलब सपोज 3 साल पुरानी विस्की 1000 रुपया, तो 4 साल पुरानी विस्की क्या 1500 की हो जाती है क्या, बराबर। अभी 1000 से 1500 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ गया, लॉकडाउन की वजह से लोग लाइन लगा के लगे पड़े उधर दारू पीने के लिए, तो डिमांड बढ़ गया तो प्राइस बढ़ा दी। प्राइस बढ़ी है इसलिए इसका 1000 से 1500 नहीं होना चाहिए। उम्र बढ़ी है क्योंकि वो 4 साल पुरानी है इसलिए महंगी है, डिमांड ज्यादा इसलिए महंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से उसका इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज उसको हम इतने साल तक रख रहे हैं, टेस्ट में इंप्रूव हो रही है, इसलिए उसका प्राइस का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब अगर 3 साल के ऊपर रखने से उसके वैल्यू में कुछ इंक्रीमेंट आता है बिकॉज ऑफ मैच्योरिंग ऑफ एज, तो उस केस में आप 4 साल तक भी कैपिटलाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं 5 साल तक रखूंगा तो इसका दाम 2000 हो जाएगा, 6 साल तक रखूंगा तो अब 2000 ही रहेगा, तो उस केस में आप सिर्फ 5 साल तक कैपिटलाइज कर सकते हो। लेकिन आप बोलते हो नहीं नहीं 6 तक रखूंगा तो 2500 हो जाएगा, तो उस केस में यू कैन कीप ऑन कैपिटलाइजिंग टिल टू द एक्सटेंट जब तक कंपनी डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है कि यहां तक इसका प्राइस जितना पुराना होगा उतना बढ़ता हुआ चलेगा। अब वापस से पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट इट इज कंसिस्टेंट विद द एंटिटीज बिजनेस मॉडल टू होल्ड सच आइटम्स सो दैट दे मैच्योर फर्दर, it would seem acceptable to continue to add borrowing cost to the value of such maturing inventories for as long as it can be demonstrated that
particular item of inventories continues to increase in value solely on account of increasing age rather than because of market fluctuations. सबको समझा? हाँ. if it cannot be demonstrate करना पड़ेगा कंपनी को, then the inventory should be regarded as held for sale and no further borrowing cost should be capitalized. मतलब सेकंड वाला पॉइंट ये बोलता है कि डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाओगे तो उस केस में सिर्फ 3 साल तक का जो बोरोइंग कॉस्ट है वो आप क्या कर सकते हो, वो आप कैपिटलाइज कर सकते हो. सबको इतना पार्ट समझता है? यस. सो दिस कंप्लीट्स आवर इंड AS 23 दैट इज बोरोइंग कॉस्ट. प्लीज जो पॉइंट नंबर सी है खुद से एक बार वापस से पढ़ो. और हाँ, किसी को कुछ भी डाउट रहता है तो मेरा नंबर मैं दे देता हूँ आपको, दैट इज 9768251890. दिस इज माई पर्सनल नंबर. व्हाट्सअप करो, कॉल करो, टेलीग्राम करो, कोई दिक्कत नहीं है. बिंदास डाउट पूछो, आपका डाउट डेफिनेटली मैं रिजॉल्व करूंगा. ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स आवर इंड AS 23. अब वी मूव ऑन टू इंड AS 24. जैसे आप देख सकते हो इंड AS 23 के बाद कंसेप्ट नोट्स में 33 चालू हो जाता है, तो इसका मतलब 24 के अंदर कोई भी कंसेप्ट का एडिशन है क्या? द आंसर इज नो. बट यस, देयर आर 3 इलस्ट्रेशंस व्हिच हैव बीन एडेड. तो अपन फटाफट क्या कर लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, विच इज इंड AS 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स. बहुत बेसिक से क्वेश्चन ऐड हुए बट फिर भी अपन क्या करते हैं, फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं. उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़ते क्या बोलता है. मिस्टर एक्स इज द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ ABC लिमिटेड, a listed company which prepares consolidated financial statements in accordance with Ind AS. ठीक है, मतलब एक कंपनी है ABC जो कि CFS बनाती है और इसका है मिस्टर एक्स जो क्या देखता है रिगार्डिंग ऑल दी फाइनेंसेस ऑफ द कंपनी. ठीक है, मिस्टर एक्स हैज रिसेंटली प्रोड्यूस्ड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ABC फॉर द ईयर इन द 31st March 12. बैलेंस शीट बना ली भाई साहब ने, टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वाई फॉर अप्रूवल. मतलब इसने मिस्टर एक्स ने, ये जो फाइनेंस वाला आदमी है, इसने किसको सबमिट कर दिया? मिस्टर वाई को, जो कि कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर है, बराबर, कंपनी के ABC के. आगे बात करते हैं. वाई इज नॉट एन अकाउंटेंट, मतलब ये जो MD है ये अकाउंटेंट नहीं है, तो इसको अकाउंट्स नहीं समझता है. तो इसने अपने अकाउंटेंट के साथ या CA के साथ, मतलब अपने साथ बैठकर हैड रेज्ड द फॉलोइंग क्वेरी फ्रॉम मिस्टर एक्स आफ्टर गोइंग टू द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब क्योंकि मिस्टर वाई को कुछ आता जाता है नहीं, तो उसने क्या किया, कुछ क्वेरीज रेज किए. ठीक है, एकदम थोड़ा शॉकिंग है कि MD को थोड़ा बहुत नहीं समझता. चलो कोई बात नहीं. वन ऑफ द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव डिटेल्स ऑफ परचेज मेड बाय ABC फ्रॉम PQR. मतलब एक नोट है जिसमें बोला गया है कि ABC ने PQR से कुछ परचेज किया है. मिस्टर वाई ओन्स 100% शेयर्स ऑफ PQR. मतलब ये जो ABC का वाई है, वाई कौन था? MD के पास PQR के क्या है? 100% शेयर्स. मतलब PQR क्या है? MD के कंट्रोल में है. और ये किसका MD है? ABC का MD है. तो उस केस में ABC और PQR बन गए रिलेटेड बिकॉज एक कंपनी का MD के पास अगर किसी कंपनी का 100% स्टेक है या कंट्रोल है, तो उस केस में वो कंपनी और MD जिस कंपनी में MD है वो दोनों कंपनी क्या बन जाएंगे? रिलेटेड पार्टी बन जाएगी. ठीक है, वो बोलता है रिलेटेड पार्टी हो गया. हाउएवर ही फील्स दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी डिस्क्लोजर to be made in ABC's financial statements since the transaction is carried out on normal commercial terms. मतलब PQR और ABC के बीच में कुछ सेल परचेज हुआ है, लेकिन बिकॉज वो आर्म्स लेंथ पे हुआ है तो उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप को और इस ट्रांजैक्शन को जो सेल परचेज का है उसको नोट्स टू अकाउंट्स में एज अ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है, और वो टोटली इनसिग्निफिकेंट है, उसको ऐसा लगता है. क्या वो सही बोल रहा है? वो एकदम गलत बोल रहा है भाई. अगर रिलेटेड पार्टी है तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इवन इफ इट इज एट आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन. बात खत्म. देखो क्या बोलता है. हाँ, where transactions occur with related parties, Ind AS 24 requires that details of transactions are disclosed in notes of the financial statements. This is required even if the transaction are carried out on arm length transaction. खत्म. सिंपल सा क्वेश्चन था, खत्म हो गया ये वाला. आते क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ. सबको समझा? 56 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. एलडीआर वगैरह मार्क मत करो, रीड करो, आगे बढ़ो. क्वेश्चन 58 यू कैन मार्क एज एलडीआर. आ सकता है ये. देखो क्या बोलता है. उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट होल्ड्स 60% शेयर्स इन PQR एंड 55% इन ABC लिमिटेड. मैं यहाँ लिख देता हूँ. उत्तर प्रदेश, यूपी की सरकार ABC में भी स्टेक है, PQR में भी स्टेक है. ABC में कितना स्टेक है? 55%. PQR में कितना स्टेक है? 60%. तो इसमें है 55%, इसमें है 60%, बराबर. एक कॉमन स्टेट गवर्नमेंट है यूपी की, बराबर. उसके पास दो कंपनी का कंट्रोल है, ये दोनों भी क्या बन जाएगी? रिलेटेड पार्टी बन जाएगी. ठीक है, आगे बात करते हैं. उसके बाद PQR has two subsidiaries namely
पी एंड क्यू, मतलब ये जो यूपी की सरकार है, योगी जी की जो सरकार है बराबर, इसमें जो पी क्यू आर है, पी क्यू के पास भी दो सब्सिडरी है, वो कौन है, वो है पी एंड क्यू। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पी एंड क्यू, इनकी सब्सिडरी है, सब्सिडरी पी सब्सिडरी क्यू बराबर। आगे पढ़ते क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है एबीसी हैज टू सब्सिडरीज नेमली ए एंड बी। तो एबीसी के बाद भी दो सब्सिडरी है, वो बोलता है ए एंड बी बराबर, ठीक है, ये सब्सिडरी और सब्सिडरी, ये पूरा का पूरा ग्रुप बन गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मिस्टर के एम इज वन ऑफ द के एम पी पर्सनल इन पीक्यूआर लिमिटेड, मतलब पीक्यूआर में एक के एम पी है, की मैनेजेरियल पर्सन, नाम क्या है उसका, नाम है के एम, वाह, के एम पी का नाम है मिस्टर के एम। आगे बात करते हैं बराबर, आगे determine the entity to whom exception from disclosure of related party transaction is to be given, also examine the transactions and with whom such exemption applies बराबर, whether what are the disclosure requirements for entity which has availed the exemption। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछता है सिंपल कि क्या कोई रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के साथ एग्जाम्शन है। मैं आपको सिंपल सा प्रोविजन बताता हूं क्या वो एग्जाम्शन बोलता है। वो बोलता है अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी की वजह से कोई कंपनी बन जाती है रिलेटेड पार्टी बराबर, या कोई गवर्नमेंट एंटिटी का स्टेक है किसी कंपनीज के अंदर, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप एग्जाम्प्ट है फ्रॉम डिस्क्लोजिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। उनको जस्ट बिकॉज ये गवर्नमेंट एंटिटी की वजह से, गवर्नमेंट एंटिटी की वजह से जितनी भी एंटिटी इसकी रिलेटेड पार्टी बनती है उनके साथ अगर इसने अपना डिस्क्लोजर नहीं दिया तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पीक्यूआर इसकी पेरेंट है, क्या पीक्यूआर रिलेटेड पार्टी है, द आंसर इज यस। क्या पीक्यूआर इसका रिलेटेड पार्टी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट बनाया, क्या, द आंसर इज नो। तो पीक्यूआर के साथ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन पी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग द ट्रांजैक्शन विद एबीसी, विद ए, विद बी एंड विद यूपी गवर्नमेंट। मतलब अगर मैं एक कंपनी को लूं तो ये सब्सिडरी पी के जितने भी रिलेटेड पार्टी बनते बिकॉज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एंटिटी, तो उस केस में उन कंपनीज के साथ इसको डिस्क्लोजर देने का जरूरत नहीं है। लेकिन पी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पी क्यू आर है या क्यू है वो इसका रिलेटेड पार्टी नहीं बना है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, वो उसका रिलेटेड पार्टी क्यों बना है, वो नॉर्मल रिलेशनशिप की वजह से ही बना है, सब्सिडरी पेरेंट रिलेशनशिप की वजह से, तो उस केस में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा उनके केस में। सबको समझता है। उसके अलावा ये केएमपी के पास कोई एग्जाम्शन नहीं है, केएमपी के साथ वगैरह कोई भी ट्रांजैक्शन किया वो कहीं से भी एग्जाम नहीं है, उसके साथ उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो क्या बोलता है वो, इधर आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द अबोव पैरास फॉर एंटिटीज पी, वो भी पी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करते हैं। आइडियली पूछा नहीं है कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना है, इन्होंने अजम्पशन लेके पी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर किया है। द एग्जाम्पशन इन पैराग्राफ अप्लाइज टू ट्रांजैक्शन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड ट्रांजैक्शन विद पीक्यूआर, एबीसी, क्यू, ए एंड बी। अच्छा सॉरी, इन्होंने बोला है कि सबके सब एग्जाम्प्ट है, मतलब पी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्क्लोज करने का जरूरत पीक्यूआर से भी नहीं है, क्यू से भी नहीं है, ए बी एबीसी से किसी के साथ भी इसको डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है, मतलब वो सबके साथ माफ है। लेकिन 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 तो क्या बोलता है इधर, however that exemption does not apply to transactions with Mr. KM, मतलब की मैनेजरियल पर्सन के साथ जो भी ट्रांजैक्शन है वो इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मतलब इसमें 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 जो मैंने पहले बोला वो एप्लीकेबल नहीं है, प्लीज ध्यान रखना। अगर तुम गवर्नमेंट कंपनी के कंट्रोल वगैरह में हो तो तुम्हारी जितने भी आजू बाजू के पेरेंट सब्सिडरी है तुम सबके साथ एग्जेम्प्ट हो, लेकिन केएमपी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन किया तो आपका एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद वो पूछता है कि क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपने एग्जाम्पशन, अगर आपने क्या लिया है एक्सेम्पशन अप्लाई, एग्जाम्पशन के लिए आपने अप्लाई किया है तो उस केस में, या एग्जाम्पशन आपने अडॉप्ट किया है तो अवेल किया है तो उस केस में वो बोलता है कि क्या बताने का, नेम ऑफ द गवर्नमेंट एंटिटी, रिलेशनशिप वगैरह बताने का, नेचर बताने का, अमाउंट बताने का ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड अदर ट्रांजैक्शन। मतलब इन शॉर्ट एग्जाम्पशन अवेल किया तो भी 10 तरह के डिस्क्लोजर तो मांग ही रहे हैं इन लोग, तो क्या चीज का एग्जाम्पशन मिला भगवान जाने, बट ठीक है जो भी है ये है। तो ये क्वेश्चन को प्लीज एलडीआर मार्क करना और एक बार अच्छी तरीके से उसको पूरी रीडिंग दे देना। मैंने सिर्फ कंक्लूजन रीड करवाया, मैंने पूरा पूरा पैरा रीड नहीं करवाया, प्लीज सब कुछ रीड एक बार कर लेना। राइट, वापस बता रहा हूँ पैरा नंबर याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन इंडेक्स का नंबर तो याद होना चाहिए और प्रोविजन एक बार रीड करना आना चाहिए आपको। राइट, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे आखिरी इलस्ट्रेशन की तरफ, विच इज इलस्ट्रेशन 58। एलडीआर नहीं है बट रीड करते हैं एक बार। एस लिमिटेड होली ओन सब्सिडरी ऑफ पी लिमिटेड, मतलब पी लिमिटेड की एक सब्सिडरी है वो है कौन, एस लिमिटेड इज द सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू कंज्यूमर्स इन द स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल एरिया।
A manufacturing facility of P is located in the said geographical area and accordingly P is also a consumer और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड बाय एस। इसका मतलब ये दोनों का आपस में क्या है, इंटर कंपनी रिलेशनशिप है, बिकॉज पी की एक फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जहां एस सप्लाई करता है। कहानी खत्म, डिस्क्लोज करना है यार। द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स for the geographical area are determined by an independent rate setting authority and are applicable to all consumers including P। मतलब आर्म्स लेंथ वगैरह पे होता है बिकॉज इसका जो ट्रांजेक्शन प्राइस है वो इंडिपेंडेंट डिसाइड होता है। आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही देखा, प्राइस आर्म्स लेंथ हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, रिलेटेड पार्टी है, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। वेदर द अबोव ट्रांजैक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज, हाँ भाई करना है बराबर। तो इन्होंने बहुत सारा अपने को थियरी वगैरह दिया हुआ है, एक बार रीड कर लेना, मैंने आपको कंक्लूजन समझा दिया है। दिस वाज वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैड ऑलरेडी रेड। ध्यान रखना एग्जाम में आपको एज इट इज लैंग्वेज उतारने का जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोविजन लिखना आपको आना चाहिए और कंक्लूजन ढंग से प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए, इंडेक्स का रेफरेंस वगैरह देकर, राइट। तो दिस कंप्लीट्स आवर इंडेक्स 24 एज वेल। तो इस पार्ट में अपन ने 4 इंडेक्स कवर कर लिए, इंडेक्स 20, 21, 23 एंड 24। क्लियर है चीज। नेक्स्ट पार्ट में हम रिज्यूम करेंगे फ्रॉम इंडेक्स 33। ओके, होप टू सी यू सून। प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो एंड कुछ भी क्वेरीज वगैरह है तो यू कैन गेट बैक टू। चलो बाय बाय।